हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज करतार सिंह हियर। गाइस, आज वाली क्लास में हम एक नया ऐसे पढ़ेंगे जो बहुत ही प्यारा ऐसे है। चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ, जो चार्ल्स लैम्ब अपने रिलेशंस यानी अपने रिलेटिव्स के बारे में बता रहा है। तो नाम से ही लग रहा होगा, माई रिलेशंस मीन्स ये एक पर्सनल ऐसे है। और हमारे जो चार्ल्स लैम है, ही इज नोन फॉर राइटिंग पर्सनल एसेज। ये पर्सनल एसेज लिखने के लिए जाने भी जाते हैं। ये सब्जेक्टिव ऐसे लिखते हैं, अपने बारे में बात करते हैं। और इनके एसेज में ना आपको बहुत सारी अच्छी बातें मिलेंगी। इसमें आपको ह्यूमर मिलेगा, आपको इसमें पैथोस मिलेगा, आपको इसमें विटी, इसकी जो विटीनेस है वो आपको मिलेगी। और लंदन शहर की गलियां, उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। और बहुत सारे रेफरेंसेस, अल्यूजन्स ये यूज करता है, वो आपको इसमें दिखेगा। बहुत प्यारी लैंग्वेज यूज करता है, पोएट की तरह लिखता है एसेस को। और इसमें आपको एलिटेशन, मेटाफर, पैराडॉक्स, सटायर, आयरनी, हाइपरबली, ये सब चीजें खूब मिलेंगी। तो एक तरह से बेकन की तरह इसके जो एसेज होते हैं वो पोएटिक एसेज होते हैं। ही राइट्स पोएटिक एसेज, पर्सनल एसेज, सब्जेक्टिव एसेज, ये सब लिखता है। पर्सनल ऐसे लिखता है, अपने रिलेशंस के बारे में यहाँ बात कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर ऐसे में जो हमारे जो चार्ल्स लैम हैं, वो अपने परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू बताते हैं कि मेरे फादर नहीं है, मेरे मदर नहीं है, मैं अनलकी हूँ। फिर कहते हैं कि मेरे अंकल्स भी जो हैं वो नहीं है, उसके मामले में भी मैं अनलकी हूँ। मेल आंट्स कहता है उनको वो। पर ये बताता है कि मेरे एक बहन थी जिसका नाम एलिजाबेथ था, वो इन्फेंसी में ही चली गई थी। और मेरे कुछ कजन्स हैं जो शहर के एक पार्ट में इधर उधर बिखरे हुए हैं। और उनमें से वो बात करता है यहाँ पे, एक तो जेम्स इलिया की, और एक ब्रिजिट इलिया की, जो एक्चुअली में इसके रियल ब्रदर एंड सिस्टर थे, जिनका नाम जॉन लैम और मैरी लैम है। बट ये कहता है कि मेरे कोई बहन भाई नहीं है, मेरे कजन्स हैं। तो ये जानबूझ करने ये चार्ल्स लैम ऐसा करता था कि ये आपको रीडर के साथ खेलता है। और इसकी एक खास बात और है, ये रीडर से सीधी बात करता है, डायरेक्ट बात करता है, प्रिफस यूज करता है, सीधा बात करता है, उसको एपोस्ट्रोफ से संबोधित करता है। बहुत अच्छा राइटर है। मैं थोड़ा सा आपको पहले चार्ल्स लैम के बारे में बता दूं, इसके परिवार के बारे में बता दूं, ताकि आपको ये ऐसे बहुत अच्छे से समझ में आए दोस्तों। देखिए, ये ऐसे लिखा है चार्ल्स लैम ने। चार्ल्स लैम जो है, ये इनका जो बर्थ था वो 1775 फैब 75 में हुआ था। और इनकी जो डेथ थी वो 1834 को होती है। तो अगर इनके बर्थ के हिसाब से देखें और इनकी राइटिंग के हिसाब से देखें, तो रोमांटिक एज ये रोमांटिक एज के एसेइस्ट है, बहुत गजब के एसेइस्ट है। हालांकि ये बनना तो पोएट चाहते थे। और इनके बहुत खास दोस्त थे, स्कूल के सबसे पुराने इनके दोस्त, जो इनकी लाइफ टाइम इनकी जिंदगी भर दोस्त रहे, जिनको इन्होंने खूब सारे लेटर भी लिखे हैं। इन्होंने अपने काफी सारे ऐसे, जो पहली बुक थी एसेज ऑफ इलिया, वो भी इन्होंने एसटी कॉलरिज को ही डेडिकेट की थी। और उसके साथ इन्होंने पोएम्स लिखना शुरू किया, बट पोएम्स में ज्यादा ये फेमस नहीं हुए। कोई इनकी एक पोएम थी बस, वो चली। बाकी ज़्यादा इन्होंने पोएम्स लिखी नहीं। फिर इन्होंने समझ लिया कि मुझे एसेज लिखने चाहिए, तो फिर ये एसेज पे आ गए थे। हालांकि ये पोएट भी थे, बट मेनली ये एसेइस्ट के रूप में जाने जाते हैं। रोमांटिक एसेज थे, रोमांटिक एसेज थे। और रोमांटिक एज के थे। इनके दोस्त आप देखना, एसटी कॉलरिज भी है, विलियम हेजलिट है, और रॉबर्ट साउदी। और इन सब, रॉबर्ट साउदी तो खैर थोड़ा इसका क्रिटिक भी था, बट जो रोमांटिक एज के जो लोग थे ना, वो इसके सब दोस्त रहे हैं अच्छे। टॉमस डी क्विंसी, विलियम हेजलिट, इसकी जो सिस्टर थी मैरी लैम, वो तो इसकी सिस्टर थी खैर। ये सब साथ में कोलैबोरेट करके ऐसे रहते थे और बातचीत करते थे। क्लब बना रखा था, एक लंदन मैगजीन में ही लिखा करते थे। तो इस एज के थे चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम के परिवार की कहानी बड़ी एक अलग है, और जो आपको इस माई रिलेशंस में भी थोड़ी बहुत झलक उसकी नजर आती है। तो चूंकि ये फैमिली ऐसे है, ये पर्सनल ऐसे है, सब्जेक्टिव ऐसे है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इसकी फैमिली के बारे में थोड़ा जानें। दोस्तों, जो इनके फादर का नाम था वो था जॉन लैम। जॉन लैम।
जॉन लैम जो थे, ये एक क्लार्क थे किसी बैरिस्टर के, किसी लॉयर के। और ये ना उसके लिए काम करते थे। आपने नाम सुना होगा, स्पेक्टेटर क्लब में इनर टेम्पल था। तो इनर टेम्पल के अंदर ये काम करते थे, बैरिस्टर के क्लार्क थे इनके फादर। और वहीं पर इनके साथ में ही ये चार्ल्स लैम रहते थे। वहीं कहते हैं कि वहीं पैदा हुए थे, उसी इनर टेम्पल के एरिया में ही, और वहीं पले बड़े थे। और चार्ल्स लैम की जो माँ थी उनका नाम था एलिजाबेथ, जिसमें ये अपनी सिस्टर का नाम भी बताता है। एलिजाबेथ इनकी मदर थी। और इनके ना ये जो हमारे चार्ल्स लैम थे, इनका एक बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर, जिसका जिक्र इस ऐसे में होता है, जिनका नाम था जॉन जॉन लैम। ये इनके एल्डर ब्रदर का नाम था जॉन लैम। और इनकी एल्डर सिस्टर थी, वो भी आपको पता होना चाहिए, मैरी लैम। इस ऐसे में इन दोनों को कजिन्स बताता है। जानबूझ के खेल खेलता है ये रीडर्स के साथ में, ये इसने इंटेंशनली किया है ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। और उनके लैम की जगह ये ईलिया ईलिया नाम का सरनेम लेता है। उसके पीछे भी हम कहानी पढ़ेंगे क्या रीजन है। एनीवेज, यहाँ देखिए एक बार आप, एल्डर ब्रदर जॉन लैम है और एल्डर सिस्टर इनकी मैरी लैम थी। और ये दोनों ही इससे बड़े थे, एल्डर थे। अब फिर एक चार्ल्स लैम खुद थे। देखो, इनके बड़े भाई का नाम जॉन लैम और इनके फादर का नाम भी जॉन लैम, तो इसलिए जॉन लैम सीनियर कहते हैं इनको। इनके फादर का नाम जॉन लैम सीनियर और इनके बड़े भाई का नाम जॉन लैम जूनियर हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, जो इनके चार छोटे बहन भाई भी थे, जो इसके कुछ एक दो साथ के थे, जो फोर अदर सिबलिंग्स थे इसके। फोर अदर सिबलिंग्स कहते हैं कि उनकी डेथ इनफेंसी में ही हो गई थी। जब वो छोटे थे, पैदा ही हुए थे बस, और उसके बाद उनकी अर्ली डेथ हो गई थी। उनमें से एक का जिक्र करता है कि मेरे एक एलिजाबेथ सिस्टर है, जो काश होती तो मुझे कितना अच्छा रखता, मैं उसकी केयर करता, ऐसा करता। तो एक एलिजाबेथ सिस्टर नाम से जब माँ के नाम से रखा गया होगा उसका नाम, एक वो भी इसकी सिस्टर थी। अब इसके फैमिली में क्या था दोस्तों, एक मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी का एक जीन्स इनके फैमिली में था। तो जो चार्ल्स लैम थे, उनमें भी थोड़ी मेंटल डिजीज थी, मेंटल इलनेस थी। और जो इनकी सिस्टर है मैरी लैम, उनमें भी मेंटल इलनेस थी, है ना। ज्यादा इलनेस थी इनकी सिस्टर मैरी लैम के अंदर। और एक बार एक घटना होती है दोस्तों, वो इसका जिक्र हमें यहाँ जरूर करना चाहिए। 1796 की बात है। 1796, जो मैरी लैम थी वो किचन में कुछ खाना वाना बना रही थी। तो जब वो खाना बना रही थी तो कुछ खाना बनाने में उसको दिक्कत आई, कुछ वो अप्रेंटिस को सही से यूज नहीं कर पाई। वो थोड़ा इरिटेट हो गई, उसने ऐसे कुछ फेंक दिए। उसकी माँ ने उसको लड़ा, एलिजाबेथ ने, कि तुम क्या ऐसे इरिटेट हो जाती हो, इतना एंग्री रहती हो, तुम समझती नहीं हो। ये बात सुनकर के वो बहुत गुस्सा हो गई। थोड़ी देर बाद में वो क्या करती है, टेबल जो नाइफ होता है वो लेती है और माँ के सीधे हार्ट में उस चाकू को स्टैब कर देती है, घोंप देती है। और उसकी माँ वहीं मर जाती है। उसके बाद उसी शाम को उसको जो है पागल खाने ले जाने की बात होती है, क्योंकि उसकी पागल की स्थिति तो थी और ये तो बहुत बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन में आ गई। तो उसके फादर और उसकी जो और जो लोग थे, उसके भाई जॉन लैम बड़े वाला, वो चाहते थे कि उसको पागल खाने, जो एक पब्लिक जो असाइलम होता है, वहां उसको एडमिट करवाया जाए। लेकिन चार्ल्स लैम अपनी सिस्टर मैरी लैम से बहुत कनेक्टेड थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो उसके कोई एक डॉक्टर साथी थे, उनसे उन्होंने एडवाइस लिया और उनको एक पर्सनल किसी एक डॉक्टर के यहाँ उन्होंने एडमिट करवाया, वहाँ उसका इलाज करवाया। उनके ऊपर केस भी होना था मर्डर का, लेकिन वो पागल का वो कुछ सर्टिफिकेट ले लवा करके उन्होंने उसको वहां से फ्री करवा दिया और जेल में नहीं उनको जाने दिया। अब वो घर पे चार्ल्स लैम ने ही अपने सिस्टर को संभाला, क्योंकि जॉन लैम ने कहा कि अगर ये इस तरह से रहेगी तो मैं तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। और उसका भाई अलग रहने लगा। जॉन लैम जो था इनका बड़ा भाई, वो कभी इनके परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाया, वो अलग सेपरेट रहा, उसने अलग काम किया। जिसका जिक्र यहाँ एक करता है, जॉन लैम को यहाँ जेम्स एलिया ईलिया सॉरी जेम्स ईलिया कैरेक्टर बना करके वो बात करता है। तो जॉन लैम अलग हो गया, तो पूरी लाइफ टाइम फिर चार्ल्स लैम ने ही अपनी सिस्टर मैरी लैम का ध्यान रखा। और कहा जाता है कि इतना ध्यान रखा, इतनी बिजर के बीच बीच में इसको दौरे आया करते थे। तो फिर वो वक्त गुजर गया।
जब वो 40 साल से ऊपर हो गया, 44 के आसपास, उससे पहले भी उसने कोई कोशिश की कि शादी वादी करे, बट जिस घर में पागल लोग रहते हों या पागल का हिस्ट्री हो पता हो, तो कौन शादी करना चाहेगा, तो उसकी शादी नहीं हो पाई। बाद में कहते हैं एट द एज ऑफ 44 से कोई एक्ट्रेस थी, उससे इसको प्यार हुआ, लेकिन उस एक्ट्रेस ने भी इसको मना कर दिया। देन ही रिमेन्ड बैचलर हिज होल लाइफ। वो बैचलर ही रहा, ही डाइड बैचलर, वो बैचलर ही मरा, ठीक है ना। बट उसने अपनी पूरी उम्र जो है अपनी सिस्टर मैरी लैम का ध्यान रखा। बाद में उन्होंने कुछ साथ में लिखा भी, और चार्ल्स लैम ने बहुत अच्छा काम किया, तो वो अमीर भी हो गए, दे बिकेम रिच। और फिर इन्होंने खुद का एक घर को कैफे वैफे बना लिया, और वो अच्छी लाइफ बाद में तो जी खैर इन्होंने। और इसी बीच इनका दोस्त एस टी कॉलरिज रहा, विलियम हेजलेट रहा, विलियम वर्ड्सवर्थ रहा, सॉरी एस टी कॉलरिज रहा, विलियम वर्ड्सवर्थ रहा, विलियम हेजलेट रहा। बहुत अच्छा इनका फ्रेंड सर्किल रहा, और इन्होंने अच्छा नाम वाम कमाया, लिटरेरी सर्कल में बड़ा नाम था चार्ल्स लैम का। इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम, वो भी लिखती थी। ये इनकी फैमिली का जो है वो रहा। और इनकी और भी फैमिली बड़ी थी, अच्छी थी, सब लंदन में ही रहते थे। तो आप देखना इसकी जनरली जितने भी एसेज होते हैं, ये लंदन के बारे में ही लिखता है, लंदन की बातें करता है, और लंदन शहर की गलियां, उनके नाम लेता है, ठीक है ना। बहुत पर्सनल लिखता है, सब्जेक्टिव लिखता है, इसलिए इसको पर्सनल एसेज का या एसेइस्ट का इसको प्रिंस कहा जाता है। जैसे बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है, मॉन्टेन को फादर ऑफ एसेइस्ट कहा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसे प्रिंस ऑफ एसेइस्ट कहा जाता है चार्ल्स लैम को, ठीक है ना। तो चार्ल्स लैम बहुत अच्छे एसेइस्ट रहे हैं, बहुत अच्छे से लिखते थे। चार्ल्स लैम ने जो अपने एसेज थे ना, ये अच्छा एक लंदन मैगजीन में भी लिखता था दोस्तों। ये एक लंदन मैगजीन थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, जो 1820 से 1825 इन्होंने अपने ऐसेज उस लंदन मैगजीन में पब्लिश करवाए थे। अपना जो ये ऐसे है माई रिलेशंस जो था, ये भी इसी मैगजीन में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था, जून 1821 को ये ऐसे पब्लिश हुआ था, जून 1821 में। और बाद में इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था एसेज ऑफ इलिया। एक्चुअली इलिया की क्या कहानी है दोस्तों, जो चार्ल्स लैम थे ना, एक बार ये जॉब कर रहे थे साउथ, जो कंपनी थी इनकी इंग्लैंड की, जैसे अपना ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसे साउथ हाउस कुछ कंपनी करके थी, उसमें काम किया करते थे। और इनकी बगल की टेबल पर इनके एक साथी बैठते थे जो इटालियन पर्सन थे, और उनका सरनेम इलिया था, वो इटालियन थे। और चार्ल्स लैम को वो सरनेम इतना अच्छा लगा कि फिर ये इलिया को जो है ना, इन्होंने अपना पेन नेम बना लिया, सूडो नेम बना लिया। इस नाम से लिखा करते थे, इलिया के नाम से लिखा करते थे। और फिर उन्होंने सारे जो एसेज थे वो अपने इसी नाम से लिखे। और फिर उन्होंने एसेज की एक बुक बनाई, एसेज ऑफ इलिया। ये बुक जो है 1823 में आई, उसी में फिर ये जो ऐसे था माई रिलेशन, ये उस बुक में भी आया। बाद में फिर इन्होंने कुछ और एसेज लिखे, 10 साल बाद इनकी एक बुक और आई, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833। ये भी एक इनकी बुक आई जिसमें वो ऐसे नहीं थे जो पहले लिखे थे, बिल्कुल नए ऐसे थे जो बाद में इन्होंने लिखे थे, वो ऐसे इसके अंदर आए, ये 1833 में आई। अपना जो ये ऐसे, ये फर्स्ट जो इसका एडिशन आया था एसेज ऑफ इलिया 1823, उसमें लिखा गया था। बाद में कहा जाता है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम किया था कई सालों तक, इसने, हमारे चार्ल्स लैम ने। ये इनकी लाइफ हिस्ट्री रही है। और इनके बारे में इनके जो खुद के बायोग्राफर हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छे पोएट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई अच्छा आदमी पैदा हुआ है तो ये वो अच्छे आदमी हैं। एस टी कॉलरिज भी इनको बहुत अच्छा दोस्त बताते हैं अपना, काफ़ी इनके लेटर एक्सचेंज होते थे आपस में। तो बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में अच्छा लिखा है। इन्होंने हमें पर्सनल एसेज दिए कि कैसे आप पर्सनल एसेज लिखते हो, सब्जेक्टिव लिखते हो, अपने मन के इमोशंस, अपने लाइक्स डिसलाइक्स, अपनी थॉट्स को व्यक्त करते हैं। तो इस चक्कर में ना, अपनी इमोशनल बातें करते थे तो समझाने में टाइम लगता है, शब्द ज्यादा लगते हैं। तो आप देखना इनके एसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे बेकन के एसेज की बात करें तो बहुत छोटे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन इनके एसेज इमोशनल होते हैं, पर्सनल होते हैं, फैमिली एसेज होते हैं। और ये बहुत लंबा लिखते हैं, बहुत इटरेशंस यूज करते हैं, एक ही शब्द के बार बार कई सिनोनिम्स यूज करते हैं।
ये अपने एसेस के अंदर बड़े बड़े कठिन शब्द लिखते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं, काफी सारे रेफरेंसेस अल्यूजन्स यूज करते हैं जो आपको यहाँ भी मिलेंगे। भले ही पर्सनल हो, लैंग्वेज ल्यूसिड हो, सिंपल हो, कलिक्वल हो, बट रेफरेंसेस अल्यूजन्स और इनका यूज करके ना थोड़ा सा obsolete कर देते हैं उसको, थोड़ा सा ऐसे ना ऑब्सक्योर कर देते हैं ऐसे इसको। बट मजा आता है कैसे पढ़ने में, हंसी भी आएगी आपको, कभी दुख भी होगा। बहुत सटायर, बहुत ह्यूमर यूज करते हैं। आपको इस ऐसे में भी खूब सारे गुण मिलेंगे। और अपने परिवार के बारे में बताते हैं इस ऐसे में। ये अपनी एक आंट है इनकी, हैटी, इनकी बुआ है हैटी। उसके बारे में बात करते हैं, आंट हैटी। अपने जो कजिन है, इनके जो भाई हैं जॉन लैम, उनके बारे में बात करते हैं। और उनका नाम यहाँ पे जेम्स इलिया रखते हैं। और एलिजाबेथ के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। शुरू शुरू में अपने पेरेंट्स के बारे में बताते हैं। और लास्ट में कहते हैं कि मैं अपनी कजन जो मेरी ब्रिजिट इलिया है उनके बारे में बात करूंगा। अगर आप बोर नहीं हो तो अगली क्लास में अगले ऐसे में बात करूंगा। ऐसे करके ऐसे को खत्म कर देते हैं बिना किसी कंक्लूजन के, और आगे का एक पार्ट आने की उम्मीद हमें देके जाते हैं। इस तरह से बहुत प्यारा ऐसे, बहुत बड़ा ऐसे है, काफी अच्छा ऐसे है। और शुरू करते हैं दोस्तों, हियर वी गो। देखिए, ये अपना यहाँ से ऐसे शुरू होता है। और ये क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा ऐसे है। देखिए आप, ये फोटो क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये अपने पेरेंट्स के बारे में और इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं। देखिए, आई एम, आई यहाँ पर चार्ल्स लैम के लिए है। यानी कि शुरू में पता लग गया कि ये पर्सनल ऐसे है, ये सब्जेक्टिव ऐसे है, और माय रिलेशन तो फैमिली का रिलेशन है ना, फैमिली है तो फैमिली ऐसे है, जिसमें ये बहुत महारत थे। आई एम अराइव दैट पॉइंट ऑफ लाइफ, ये कह रहा है कि मैं जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गया हूं। अब देखो, दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो ये ऐसे 1821 में आया है, और इनका बर्थ जो हुआ था वो 1775 में हुआ है। तो 25 वो और 21 ये, यानी कि ये हो सकता है इस समय 46 का हो। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 45 46 का हो सकता है। और ये कह रहा है कि इस उम्र में जब बच्चा, जो भी आदमी होता है, उसके फादर उससे 20 25 साल बड़े होते हैं, तो वो होते हैं 60 70 के। तो ऐसे केस में बहुत कम ऐसी संभावना होती है कि आपके दोनों पेरेंट्स जिंदा हों। या तो दोनों ही की डेथ हो चुकी होती है, या फिर दोनों में से किसी एक की डेथ हो चुकी होती है। इसके साथ अनलकी है कि इसके फादर मदर दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। आपको ध्यान होगा 96 में इसकी मदर को इसकी बहन मैरी लैम ने स्टैबिंग करके मार दिया था। और उसी के 3 साल बाद जो इनके फादर थे जॉन लैम, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो 1821 तक न इनके फादर थे न इनके मदर थे। तो ये कह रहा है कि इस एज तक वैसे भी आम लोगों के भी पेरेंट्स चले जाते हैं, मेरे थोड़े जल्दी चले गए। तो इस तरह से बात कर रहा है, अपने रिलेशंस के बारे में बता रहा है। अपने पेरेंट्स से शुरू कर रहा है, फिर अपने कजन्स यानी कि अपने बहन भाई के लिए आएगा, और इस तरह से अपने परिवार के बारे में बात करेगा इस ऐसे में। आई एम अराइव्ड। अच्छा, एक जब इस ऐसे को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हो सकता है ये बूढ़ा हो गया हो या इमेजिनेशन कर रहा हो, थोड़ा सा फैंसी यूज करता है ये, रियलिटी के साथ में इमेजिनेशन को भी मिलाता है, ब्लेंड करता है बहुत अच्छे से, ह्यूमर और पैथोस को ब्लेंड करता है। इन द सेम वे ये ब्लेंड करता है अपने रियलिटी को इमेजिनेशन के साथ भी। ये गजब की इसकी एक आर्ट है। आई एम अराइव्ड एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ, मैं जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गया हूं। एट विच अ मैन मे अकाउंट इट अ ब्लेसिंग, जहां एक आदमी अकाउंट, अकाउंट यानी अंडरस्टैंड, इट अ ब्लेसिंग, जहां वो इस बात को आशीर्वाद समझेगा, भगवान का आशीर्वाद समझेगा कि उसके माँ बाप दोनों जिंदा हों, या उनमें से कोई एक जिंदा हो। ये बात करने वाला है उम्र के इस पड़ाव पर। ये एक आशीर्वाद ही होगा, एज इट इज अ सिंगुलरिटी इफ ही हैव आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स सर्वाइविंग। क्योंकि ऐसा बहुत सिंगुलरिटी होता है, कुछ ही उदाहरण मिलेंगे ऐसे कि जिनके आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स सर्वाइव, जिसके दोनों माता पिता, माता और पिता दोनों ही सर्वाइव हो, या दोनों में से कोई एक सर्वाइव। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे कि आपके पेरेंट्स जिंदा हों। आई हैव नॉट दैट फेलिसिटी, मेरा ये सौभाग्य नहीं रहा। फेलिसिटी यानी मेरी को ये हैप्पीनेस नहीं मिली, मेरे को ये सुख नहीं मिला, मेरे को ये आनंद नहीं मिला, मेरे को ये जॉय नहीं मिला, मेरा ऐसा लक नहीं रहा कि मुझे दोनों माँ बाप मिले, है ना, ऐसा लक मेरा नहीं रहा है, ऐसा कह रहा है।
ऐसी फेलिसिटी, ऐसी किस्मत, ऐसा खुशी मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि आपको ध्यान है 1821 में अगर ये लिख रहा है तो इसके फादर और मदर दोनों ही जा चुके थे। 1796 में इसकी मदर चली गई थी और 1799 उसके 3 साल बाद इसके फादर चले गए थे। जब इसकी मदर गई तो केवल 21 का था, जब इसके फादर गए तो 24 ईयर का था। तो जल्दी इसके फादर मदर चले गए थे, तो ये बहुत अनलकी अपने आप को महसूस करता है कि ये फेलिसिटी, ये सुख मुझे नहीं मिल पाया। आई होप ये 3 लाइन समझ में आ गई आप लोगों को, 3-4 लाइन्स। एंड समटाइम्स थिंक फीलिंगली ऑफ पैसेज इन। और जब मैं ये बात, मेरा ख्याल आता है तो मुझे एक लेखक का पैसेज याद आता है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया अल्यूजन, ये आ गया रेफरेंस, ये बात कर रहा है ब्राउनीज क्रिश्चियन मॉरल्स। ब्राउनीज क्रिश्चियन मॉरल्स, जो ब्राउनी एक लेखक है, उनका एक बुक है क्रिश्चियन मॉरल्स। क्रिश्चियन मॉरल्स उसकी बात करता है। उसमें ब्राउनी कहता है इस बुक के अंदर कि वेयर ही स्पीक्स, ही मतलब कौन? ब्राउनी। ही मीन्स ब्राउनी। जहां ब्राउनी बात करते हैं कि ए मैन दैट हैथ लिव्ड 60 और 70 ईयर्स इन द वर्ल्ड, कि एक व्यक्ति जो इस दुनिया में 60 या 70 साल जी लेता है, जिसकी उम्र 60 या 70 हो जाती है। जैसे ये 45 का है तो इसके पेरेंट्स की उम्र 60-70 रही होगी, मतलब 60 से ऊपर 70 के आसपास रही होगी। तो 60 या 70 साल की उम्र तक वो ब्राउनी कहते हैं अपनी बुक के अंदर कि लगभग लगभग जो लोग होते हैं, स्पीच ऑफ मैन दैट हैव लिव्ड 60 और 70 ईयर्स इन द वर्ल्ड, कि जिसने अपनी दुनिया में 60-70 साल की उम्र जी ली हो, उसे एक एहसास हो जाता है कि भैया मौत आनी है और मौत के बाद आपको लोग भूल जाएंगे। ऐसा एहसास होने लग जाता है। आप 60-70 की उम्र में पहुंचते हो ना, तो आपको लगने लगता है कि बस अब आपका समय नजदीक आने वाला है, क्योंकि आप अपने आसपास इतनी मौत देख चुके होते हो, अपने साथ के लोगों को जाते हुए देख लेते हो कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। और आपको ना लोग भूलने लगे हैं, आपको मरने के बाद लोग भूल जाएंगे, अब्लिवियन की स्थिति आ जाती है, ऐसा वो मानते हैं। कौन? ब्राउनी। ब्राउनी क्या कहते हैं आगे देखिए आप लोग। अच्छा, ये देख लिया आप लोगों ने। ये वो स्थिति है जब आदमी सोच विचार करता है, उसको लगने लगता है। और ये जो बुक्स हैं, ये ब्राउनी की बुक्स हैं। इनको पढ़ करके उसको लगता है उसने पैसेज पढ़ा होगा कहीं, और वो कहता है इन सच ए कंपास ऑफ टाइम, जब इस तरह का कंपास ऑफ टाइम, जब आप 60-70 ईयर के हो जाते हो, ही सेज, वो कहता है, कौन? ब्राउनी। यही मतलब ब्राउनी है। ब्राउनी कहता है ए मैन में हैव अ क्लोज एप्रीहेंशन, एक व्यक्ति को बहुत नजदीक से ऐसे आशंका, डर सा लगने लगता है। एप्रीहेंशन, उसको समझ में आ जाता है कि अब मौत नजदीक आ रही है, उसको ऐसा एप्रीहेंशन हो जाता है। व्हाट इट इज टू बी फॉरगॉटन when he hath lived to find none who could remember his father, कि what is to be forgotten, कि भूला जाना क्या होता है, भुलाया जाना क्या होता है। लोग मरने के बाद भूल जाते हैं, या इस उम्र में ये भी होता है कि आपकी खुद की भी याददाश्त जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। दोनों अर्थ ले सकते हैं। इट इज टू बी फॉरगॉटन, इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो भुलाया जाना क्या होता है, मर जाना क्या होता है, आपको एहसास होने लगता है when you are at 60 or 70 or between 60 and 70, you can feel, you can apprehend, आपको ऐसे डर लगने लगता है, आशंका होने लगती है कि बस अब आपको भुला दिया जाएगा, आपकी मौत नजदीक आ रही है और मरने के बाद लोग आपको भूल जाएंगे, ऐसा एहसास होने लगता है। when he hath lived to find none, और जब वो इतना जी चुका है कि अब उसको कोई नहीं दिखता, who could remember his father, कि लोग उसके फादर को जानते हों। जब आप 60-70 साल के होते हो तो आपके फादर के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सालों पहले जा चुके होते हैं, उनको लोग भूल जाते हैं। ऐसे आपको एहसास होता है कि कुछ दिनों बाद आपको भी लोग भूल जाएंगे। और स्केर्सली द फ्रेंड्स ऑफ हिज यूथ, या फिर जो आपके फादर हैं, उनकी जवानी के जो दोस्त हैं, उनको कोई याद रखता है मुश्किल से ही। स्केर्सली, न आपके फादर को न उनके दोस्तों को लोग याद रख पाते हैं, क्योंकि इतनी उम्र तक लोग जीते ही नहीं है। उम्र जो होती है 60-70 साल के आसपास की होती है, और वो भी चूंकि 45-46 का हो गया है, तो उसको भी एहसास होने लग गया है कि भाई मेरी मौत भी नजदीक आ रही है और मुझे भी शायद ऐसे कभी भुला दिया जाएगा। ऐसा चार्ल्स लैम सोच रहे हैं, जो ईलिया के नाम से लिख रहे हैं। यहाँ लैम नाम नहीं है, उसने अपना ईलिया जो है वो सरनेम ले रखा है। एंड मे सेंसिबली सी, और उसको ये समझ आ जाता है, सेंसिबली अपनी बुद्धि से ये समझ आ जाता है, वो देख लेता है, विद वॉट अ फेस इन नो लाइंग टॉम लॉन्ग टाइम अब्लिवियन,
व्हाट अ फेस इन नो लॉन्ग टाइम। इन नो लॉन्ग टाइम मतलब ये एक तरह से है ना, हमारे चार्ल्स लैम्ब की ये विशेषता है कि वो लाइटोटीज बहुत यूज करता है। नो लॉन्ग टाइम मीन्स लंबा समय नहीं है, मतलब शॉर्ट टाइम, बहुत जल्दी ही। व्हाट अ फेस इन नो लॉन्ग टाइम, अब्लिवियन, आपको भी भुला दिया जाएगा, आपको भुला दिया जाएगा। विल लुक अपॉन हिमसेल्फ, और ये कह रहा है कि आपके अंदर भी ये अब्लिवियन की बीमारी भी आ जाएगी। आपको ध्यान है विलियम शेक्सपियर भी बात करता है स्टेजेस ऑफ मैन। एक लास्ट स्टेज होती है, सेवंथ स्टेज, जिसमें अब्लिवियन आपको होता है। आपको फॉरगेटफुलनेस, आपको भूलने की आदत हो जाती है, आपका टेस्ट नहीं रहता, सा टीथ, सा टेस्ट, सा आईज, और अब्लिवियन हो जाता है। सेकंड चाइल्डहुड वाली स्टेज आती है कि आपको भूलने लगते हो, आप, आपको चीजें याद नहीं रहती। कौन है भाई, तुम कौन हो, आप बता दोगे आज, कल फिर पूछोगे तो फिर वो भूल जाएगा, याद रहना बंद हो जाता है, भुलक्कड़ हो जाता है, लोग भूलने लगते हैं। तो ना आपके फादर को लोग याद रखेंगे, ना उनके दोस्तों को, ना कभी आपको याद रखा जाएगा। तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, और ये सबके साथ होता है, इसमें कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक है। और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि न तो मेरे फादर रहे हैं और न मेरी मदर रही है, ठीक है ना, ऐसा ये कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए आप लोग, आई हैड एन आंट। अब ये अपने परिवार के जो इसके रिलेशन है उनके बारे में बताना शुरू करेगा। ये अपने आंट के बारे में बता रहा है, क्या कह रहा है, आई हैड एन आंट, मेरे एक आंट है। तो ये ना इसकी अपन, इसकी जब वो लाइफ पढ़ते हैं हम लोग, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि इसके ना पैटर्नल साइड में ये आंट थी, यानी कि इसके पिताजी की बहन थी, है ना, और इसका नाम था आंट हैटी। आंट हैटी थी, आंट हैटी, है ना, आंट हैटी थी। और ये इसकी बुआ थी, जो इसने भी कभी शादी नहीं की थी ऐसा बताया जाता है। ये स्पिंस्टर रही थी, ये कुंवारी रही, कभी इसने शादी नहीं की, बैचलर रही। शी रिमेन्ड अनमैरिड होल हर लाइफ, और ये इनके घर में ही रहती थी। और कहते हैं कि इसकी बुआ की और इसकी माँ की, यानी कि दोनों ननद भौजाई की लड़ाइयाँ भी कई बार होती थी, घर में कलेश रहता था, इनके मेंटल इलनेस का वो भी रीजन रहता है। और चार्ल्स लैम्ब इन सब बहन भाइयों में से सबसे नजदीक थे अपनी बुआ के। वो इसको बहुत प्यार करती थी, अपने बेटे जैसा समझती थी। जब उसको लगता था कि मेरा बेटा मुझसे बिछड़ जाएगा तो वो रोती थी माँ की तरह, क्योंकि माँ तो चली गई थी 21 साल की उम्र में, बाद में यही इसको माँ की तरह से प्यार करती थी। तो ये उस अपनी आंट के बारे में बात करता है, बताएगा कि वो बहुत रिलीजियस थी, बहुत धार्मिक थी, हमेशा धार्मिक किताबें पढ़ती थी, चर्च में जाती थी, वो उसके बारे में बताने वाला है। तो इसकी आंट हैटी हैं, जो अपने रिलेशन के बाद में बात करें तो ये बुआ थी। ये कोई मौसी या कोई चाची या कोई और रिश्ता नहीं था, मामी वामी नहीं थी, ये थी इसकी आंट, यानी कि इसकी बुआ थी। इसकी पैटर्नल फैमिली से बिलोंग करती थी, जो बैचलर भी रही थी, आंट हैटी। आई हैड एन आंट डियर एंड गुड वन, ये बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। देखो अब कितना प्यार दिखाया जा रहा है, बहुत प्यारी और अच्छी मेरी बुआ थी। शी वॉज वन whom सिंगल blessed dash had sought to the world। देखो इसके बारे में एक ही लाइन में सब बात कह दी उसने। शी वॉज वन whom, वो ऐसी थी जो सिंगल थी। सिंगल मतलब कभी इसने शादी नहीं की, ये बैचलर रही। इनके पूरे परिवार में ना थोड़ा सा सनकपन था, थोड़ा मेंटल इलनेस थी, शायद इसकी बुआ में भी रही होगी, और उसने शादी नहीं की कभी, है ना, ऐसा रहा। तो इसकी जो बुआ थी वो भी सिंगल रही। ब्लेसेडनेस हैड सार टू द वर्ल्ड। और जब कोई ताउम्र कुंवारा रहता है तो ये साइकोलॉजिकल बात है कि अब आप अकेलेपन महसूस करते हो तो आपको दुनिया से नफरत होने लगती है, और आप दुनिया के बारे में बुरा सोचते हो। तो ये भी दुनिया को जो है साड, हैड साड, उनके बारे में बुरा ही सोचती थी, इसको दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। जो ये होता है कि जब आप पूरी जिंदगी भर कुंवारे रहते हो तो ये बीमारी अपने आप आ जाती है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हो, इरिटेटिंग हो जाते हो, हर बात पे गुस्सा करने लगते हो, और आपको दुनिया बेकार लगने लगती है। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शी ऑफन यूज टू से, वो अक्सर कहती थी, दैट आई वॉज द ओनली थिंग इन इट विच शी लव्ड, कि इस पूरी दुनिया में, इन इट यानी इस पूरी दुनिया में केवल वही था जो जिसको वो पसंद करती थी। कौन? केवल चार्ल्स लैम्ब। केवल चार्ल्स लैम्ब को ही ये पसंद करती थी, उसको प्यार करती थी, और बहन भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार वो इसी को करती थी, चार्ल्स लैम्ब को ही। ये थोड़ा अच्छा भी था, समझदार भी था। एंड व्हेन शी थॉट, और जब वो सोचती थी कि आई वॉज क्विटिंग, मैं उसको छोड़ के चला जाऊंगा,
मैं कहीं और रहने लग जाऊंगा या मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, जब उसके दिल में ये ख्याल आते थे, शी ग्रीव्ड, वो बहुत दुखी हो जाती थी, ग्रीव्ड यानी ग्रीफ, दुखी हो जाया करती थी, ओवर मी विद मदर्स टीयर्स, और मेरे लिए बहुत दुखी हो जाती थी, और माँ की तरह उसके आंखों में आंसू आने लगते थे। बहुत मतलब मदर लव था उसका, मदरली लव था उसका, बहुत प्यार करती थी। And when she thought I was quitting, if she grieved over me with mother's tears, a partiality quite so exclusive, ए पार्शियलिटी, और ये पार्शियलिटी थी, मुझसे तो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मेरी सिस्टर मैरी लैम, मेरे भाई जॉन लैम, और जो मेरे, और वो तो खैर बाकी तो इन्फेंसिस में खत्म हो गए थे, वो उनसे इतना प्यार नहीं करती थी। तो ये जो भेदभाव था उसका, पार्शियलिटी जो करती थी, बायस रहती थी, मेरे को ज्यादा पसंद करती थी, ये जो पार्शियलिटी थी क्वाइट सो एक्सक्लूसिव, ये इतनी विशेष थी, माई रीजन, मेरे लिए, और मेरे रीजन से जब मैं समझने की कोशिश करता था, कैन नॉट ऑल टुगेदर अप्रूव, तो मैं इस बात को अप्रूव नहीं कर पाता था, मैं नहीं समझ पाता था कि ऐसा क्यों करती है वो मुझसे ही इतना ज्यादा प्यार क्यों करती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। बट इतना जरूर था कि वो जिंदगी भर सिंगल रही। एक पॉइंट, मेरी आंट थी, बहुत अच्छी महिला थी, सिंगल रही, लेकिन दुनिया से चिढ़ती थी, वो इस पूरी दुनिया में केवल मुझसे ही प्यार करती थी, और जब उसको पता लगता था कि मैं जाने वाला हूँ, छोड़ने वाला हूँ उसको, तो बहुत दुखी हो जाया करती थी। और वो मेरे से इतना प्यार क्यों करती थी, इतनी पार्शलिटी क्यों करती थी बाकी अपने नेफ्यू नेफ्यू और नीस से और मेरे कंपैरिजन में, तो मुझे समझ में नहीं आता था, मेरे रीजन लगा के मैं समझ नहीं पाता था कि वो ऐसा क्यों करती हैं। खैर छोटा था इसलिए उसको पता भी नहीं चलता था ऐसा क्यों होता है। आगे देखिए, शी वॉज फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट पोरिंग और गुड बुक्स, सुबह से शाम तक, फ्रॉम के साथ टू भी आता है, टिल भी आता है, सुबह से रात तक वो हमेशा अच्छी किताबों में डूबी रहती थी, गुड बुक्स, पोरिंग और ओवर, वो हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती रहती थी, खासकर जो रिलीजियस बुक्स होती थी, मेरी आंट, मेरी बुआ, वो पढ़ती रहती थी, दिख रहा है आपको, वो हमेशा बुक्स में डूबी रहती थी, पोरिंग, डीप रीडिंग करती थी, बहुत गहराई से पढ़ती रहती थी, एंड डिवोशनल एक्सरसाइजेस, और बहुत डिवोशनल एक्सरसाइज करती थी, यानी माला वाला जपना, है ना, जैसे देख रहे हो हाथों में माला है, और ऐसे कुछ ना कुछ माला वाला पढ़ना और ईश्वर का ध्यान देना, ऐसी बहुत बहुत धार्मिक थी, बहुत डिवोशनल थी, बहुत रिलीजियस थी मेरी बुआ। हर फेवरेट वॉल्यूम्स वो टॉमस अ कैंपस, वो ज्यादातर कौन सी किताब पढ़ती थी, उसकी जो अच्छी किताबें थी उसकी फेवरेट, वो थी एक तो टॉमस ए कैंपस। अब फिर एक देखो ये अल्यूजन आ गया, ऐसे बहुत सारे अल्यूजन्स ये यूज करती है दोस्तों। टॉमस ए कैंपस ये एक लैटिन लैंग्वेज के राइटर थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, ये एक्चुअली मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिया, इसका लैटिन लैंग्वेज में कोई दूसरा नाम है, बट उसका ट्रांसलेशन ये है, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कई सारे राइटर्स ने किया है, जिनमें से एक राइटर थे जिनका नाम था जॉर्ज स्टैन हॉप, यहाँ पे स्टैन हॉप लिखा हुआ शॉर्ट में, आप इसको पूरा नाम देखेंगे तो ये जॉर्ज स्टैन हॉप है, जो मैंने आपको अपने नोट्स में, जो हमारे ऐप के स्टूडेंट्स हैं उनको हम नोट्स में ये सब चीजें एल्यूजन्स वगैरह लिख के बताते हैं, तो वहां आपको ये मिल जाएंगे दोस्तों। जॉर्ज स्टैन होप नाम के एक लेखक थे, जिन्होंने इस लैटिन लैंग्वेज की इस बुक को, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, उस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, बहुत सारे लेखक ने किया था, स्टैन हॉप ने भी किया था, उस स्टैन हॉप की जो ट्रांसलेशन थी, टॉमस ए कैंपिस की लिखी गई जो लैटिन भाषा में बुक थी, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्टैन हॉप ने लिखी थी, उस बुक को मेरी जो ये आंट थी, आंट हैटी, वो उनको पढ़ा करती थी, वो उसको पढ़ती थी, एंड और क्या पढ़ती थी, रोमन कैथोलिक प्रेयर, जो रोमन कैथोलिक प्रेयर होती थी, देखो ये तो है इमिटेशन क्रिश्चियन, देखो लिखा हुआ है भी यहाँ पे बुक के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा गूगल वो सॉरी इसको अगर थोड़ा जूम करेंगे तो पता चलेगा, द इमिटेशन क्रिश्चियन, ये इस बुक को पढ़ती थी, जो रोमन जो कैथोलिक प्रेयर बुक होती थी वो पढ़ती थी। और ये एक बड़ी अजीब बात के बताता है चार्ल्स लैम यहाँ पे, कि मेरी मदर और हमारी फैमिली वो प्रोटेस्टेंट फैमिली थी, प्रोटेस्टेंट थी, स्टिल जो है ये रोमन कैथोलिक बुक पढ़ती थी, मतलब ये बहुत सुलझे हुए दिमाग की थी, और इसको धार्मिक बुक पढ़ना अच्छा लगता था, फिर चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो चाहे कैथोलिक हो, ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन सब बुक्स को पढ़ा करती थी, इतनी अच्छी महिला थी, खासकर रिलीजन को लेकर के, ये उन बुक को भी पढ़ती थी। तो एक तो टॉमस ए कैंपिस
कि लैटिन बुक का ट्रांसलेशन जो स्टैन होप ने लिखा था उस ट्रांसलेशन को पढ़ती थी, एंड रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक पढ़ती थी विद द मैटिन्स एंड कंप्लायंस। उस प्रेयर में, रोमन कैथोलिक प्रेयर में प्रेयर्स हुआ करती थी, मैटिन्स एंड कंप्लायंस। अब देखो, अगर आपको ध्यान हो, इसने इसका एक ऐसे आपने पिछली बार पढ़ा हो, जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है, चिमनी स्वीपर्स। तो उसमें भी मैटिन वर्ड यूज हुआ था। उसमें एक वर्ड आया था कि जब चिमनी स्वीपर सुबह सुबह जाते हैं तो मैटिन लार्क की तरह स्वीप 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 पीप 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 की आवाज करते हैं, मैटिन लार्क। और मैटिन लार्क का मतलब हम बताते हैं वहां पे कि ऐसा चिड़िया, ऐसा पक्षी जो सुबह सुबह आता है। तो मैटिन मीन्स मॉर्निंग प्रेयर, और कंप्लायंस मीन्स इवनिंग प्रेयर, जो शाम को 7 बजे के आसपास होती है, और एक सुबह की प्रेयर। तो उस प्रेयर बुक में सुबह और शाम की कविताएं होती थी, मैटिन्स यानी मॉर्निंग प्रेयर, कंप्लायंस यानी इवनिंग प्रेयर। और ये उन बुक्स को पढ़ा करती थी, उन प्रेयर्स को पढ़ा करती थी, रेगुलरली सेट डाउन, हमेशा, टर्म्स विच आई वॉज एट दैट टाइम टू यंग टू अंडरस्टैंड। हालांकि इन पोएम्स में क्या लिखा होता था, उनकी टर्म्स क्या होती थी, मैं उनको समझने में कुछ ज्यादा ही छोटा था। मतलब मैं छोटा था तो मैं उन चीजों को नहीं समझ पाता था, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड, बहुत फॉर्मल और बहुत अच्छी चीजें होती थी। मैं छोटा बच्चा था तो मैं इन टर्म्स को नहीं समझ पाता था, मैं इन टर्म्स को नहीं पढ़ पाता था, मेरे को समझ में नहीं आता था क्या लिखा होता था जब मैं छोटा था। अब तो बड़ा हो गया, अब तो समझता हूँ क्या चीज है। शी परसिस्टेड, परसिस्टेड यानी कंटिन्यूड, वो लगातार, कंटिन्यूड इन रीडिंग दैम, हमेशा उनको पढ़ती ही रहती थी, हमेशा पढ़ती रहती थी। ऑल्दो एडमोनिश डेली कंसर्निंग देयर, हालांकि कई बार उनसे वो, उनको नफरत भी करती थी, क्योंकि प्रोटेस्टेंट थी। और उन किताबों को जब पढ़ती थी, रोमन कैथोलिक प्रेयर बुक को, तो उसमें इंटेंशनली, डेलिबरेटली रोमन कैथोलिक जो धर्म के लोग थे वो ऐसी बातें लिखते थे कि आप रोमन कैथोलिक धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और प्रोटेस्टेंट को छोड़ दें। क्योंकि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में लड़ाई हमेशा से होती रही। इंग्लैंड में जो था, प्रोटेस्टेंट रिलीजन को बहुत अच्छा माना जाता था, उनको ज्यादा फॉलो किया जाता था, और कैथोलिक लोग चाहते थे कि प्रोटेस्टेंट लोग हमारे धर्म में शामिल हो जाएं। तो ये उस समय क्रिश्चियनिटी में दो बड़े धर्म थे, दो बड़े पार्ट्स थे। एक कैथोलिक जो पॉप को मानते हैं, जो चर्च को मानते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। एक प्रोटेस्टेंट्स है जो कहते हैं कि हम धर्म को मानेंगे बाइबल के अकॉर्डिंग, हमारी होली बुक्स के अकॉर्डिंग। तो ये बोल थोड़े से लीनियंट होते हैं, थोड़े से थोड़े से लॉजिकल होते हैं। और ये प्रोटेस्टेंट विरोध करते हैं कट्टरपंथियों का और सुपरस्टिशंस का, इनका। तो ये बुक्स कई बार ऐसी शिक्षा देती थी कि ये उनसे चिढ़ जाती थी। ऑल्दो एडमोनिश्ड, ये बुराई करती थी, हेट करती थी, डेली कंसिंग देयर पैपिस्टिकल टेंडेंसी, इनमें ना पैपिस्टिकल टेंडेंसी होती थी। पैपिस्टिकल को आप ऐसे याद रख लो, पोप, चर्च, पोप या चर्च की तरफ से कुछ ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी कि आप कैथोलिक की तरफ चले जाओ। ये वर्ड ना थोड़ा डेरिगेटरी माना जाता है। पैपिस्टिकल टेंडेंसी यानी पोपवादी सोच, कि आपको पापों से मुक्ति मिल सकती है, आप ये पैसा दे दो या पाप विमोचन पत्र खरीद लो। ये ढोंग और सुपरस्टिशंस ज्यादा होते थे। तो ये जो पैपिस्ट्री टेंडेंसी होती थी, इनसे कई बार चिढ़ती थी, एडोमिनिश हो जाती थी, थोड़ा सा उसके हेट करती थी। बट फिर भी पढ़ती थी, इसका लॉजिक दिमाग था, तो नहीं समझती थी उन चीजों को, तो उनको स्वीकार नहीं करती थी। एंड वेंट टू चर्च, बहुत रिलीजियस थी। एवरी सैबत, हर सैबत को, हर सैबत को, हर संडे को ये चर्च जाती थी। सैबत वो डे है जब ईश्वर ने, कहते हैं कि मंडे टू सैटरडे पूरा काम किया, दुनिया बनाई, और संडे को ईश्वर ने रेस्ट किया। तो ऐसा माना जाता है कि क्रिश्चियनिटी में भी आपको मंडे से सैटरडे काम करो, संडे को रेस्ट करो, आराम करो, और अपने बारे में सोचो, ईश्वर के बारे में सोचो, लोगों के बारे में सोचो, चर्च जाओ, पूजा करो। तो ये हर सैबत को, ये संडे को ये पूजा करने जाया करती थी। और सैबत जो है, ये वो दिन है जब आपको रेस्ट करना है। सैबत वो दिन है जब आपको प्रेयर करनी है, चर्च में जाना है। हर धर्म में ऐसा होता है। जैसे जो ज्यूज होते हैं, यहूदी, वो सैटरडे को वो दिन रखते हैं। और आपको ध्यान होगा जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो जुम्मे को यानी कि फ्राइडे को ऐसा दिन रखते हैं। तो अलग अलग धर्म में दिन अलग अलग तय किया जाता है। तो ये कहते हैं सैबत के दिन वो चर्च जाया करती थी। सैबत मीन्स संडे। संडे के दिन ये चर्च जाया करती थी, एज अ गुड प्रोटेस्टेंट शुड डू, जैसे कि अच्छे प्रोटेस्टेंट करते भी हैं, कि वो संडे टू संडे चर्च जाते हैं, पूजा करते हैं वहां पर। तो ये भी ऐसा करती थी। तो बड़ी धार्मिक थी, अच्छी किताबें पढ़ती थी, कैथोलिक प्रेयर बुक पढ़ती थी, स्टैनफोर्ड की ट्रांसलेशन पढ़ती थी, टॉमस ए कैम्पस की।
और ये चर्च भी जाया करती थी। तो इसमें शी वाज, और ये सुबह शाम की प्रार्थनाएं करती थी, हमेशा अच्छी किताबें पढ़ती थी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी, और शायद ये जेनेटिक्स में इसको परिवार में मिला भी है। फिर देखो एक बुक और यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बुक को भी ये पढ़ा करती थी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। दीज वर द ओनली बुक्स शी स्टडीड। यही बुक थी जो ये पढ़ा करती थी उस एज में। तो जब ये इसकी बड़ी एज में हो गई थी, जब ये 45-46 का हो गया था, तब इसकी जो बुआ थी वो थोड़ी और बड़ी एज की हो गई होगी, तब वो होली बुक्स ही पढ़ती थी। क्योंकि आप जानते हैं कि एक एज जाने के बाद व्यक्ति वैसी किताबें पढ़ता है, धार्मिक ये वो सब। दो आई थिंक, हालांकि मुझे लगता है एट वन पीरियड ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के एक समय, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था, शी हैड रीड विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन, कि बहुत अच्छे संतुष्टि से, कोई जमाने पहले जब वो जवान थी, जब वो इतनी बड़ी नहीं हुई थी, वो एक बुक पढ़ती थी जिसका नाम था द एडवेंचर्स ऑफ एन अनफॉर्चुनेट यंग नोबलमैन। इस बुक पे दिखाई दे रहा होगा, द एडवेंचर्स ऑन अनफॉर्चुनेट यंग नोबलमैन। इसका नाम एक और है, एडवेंचर की जगह मैमवा, मैमवा यानी यादें, ऑफ एन अनफॉर्चुनेट यंग नोबलमैन। एक देखो यंग नोबलमैन होता है, एक 12 साल का लड़का होता है, 12 इयर्स। उसके फादर मदर उसके लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये जो लड़का होता है, इसके अंकल रिचर्ड नाम से होते हैं, रिचर्ड, वो बहुत ऐसे ग्रीडी होते हैं, बेकार होते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी को वो हड़पना चाहते हैं, यूजअप करना चाहते हैं। तो वो रिचर्ड जो होते हैं, अपने इस बेटे को किडनैप करके, इस भतीजे को किडनैप करके कहीं दूसरी जगह छोड़ आते हैं, है ना, और सारी प्रॉपर्टी पर खुद जो है वो अपना पूरा राइट, अधिकार जमा लेते हैं। ये लड़का फिर बाद में एडवेंचर करते हुए 13, अनफॉर्चुनेट है देखो आप, दुर्भाग्यशाली यंग नोबलमैन, ये वहां रहता है 13 साल तक। और 13 साल के बाद जब 25 साल का हो जाता है, तो ये नोबलमैन वापस आता है एडवेंचर करते हुए, और फिर ये अपने रिचर्ड जो उसके अंकल थे, उनको ये उनसे लड़ता है और अपनी प्रॉपर्टी सारी वापस ले लेता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी होती है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एडवेंचर्स होते हैं, कैसे उसकी लाइफ चलती है, कैसे वो आता है, कैसे लड़ता है, ये सब कहानियां भी इसने पढ़ी थी। तो ऐसी बात नहीं है कि ये हमेशा से ही रिलीजियस बुक पढ़ती रही है, इसने पहले ऐसे एडवेंचरस बुक भी पढ़ी है। ठीक है ना, आगे देखिए आप लोग। फाइंडिंग द डोर ऑफ द चैपल इन एसेक्स स्ट्रीट ओपन वन डे। एक दिन क्या हुआ, ये किसी चैपल में चली गई जिसका दरवाजा खुला था ऐसे ही। और ये चैपल कहाँ था, एसेक्स स्ट्रीट। ये देखो हमारे चार्ल्स लैम्ब की एक खास बात है, क्योंकि लंदन में रहा है, लंदन में पैदा हुआ, लंदन में ही मरा है। तो ये लंदन की गलियों के बारे में बहुत बारीकी से जानता है, चूंकि पर्सनल एसेस लिखता है, सब्जेक्टिव लिखता है। तो ये एज इट इज, जो जैसे शहर है वहाँ के नाम है, गलियों के, मोहल्लों के, दुकानों के, वो यहाँ यूज करता है। ये इसने चिमनी स्वीपर्स में भी किया है, इसमें भी किया है, जो भी ऐसे लिखता है उस सब में करता है। तो लंदन के लोकल प्लेसेस का नाम देता है। तो ये गली है एसेक्स स्ट्रीट, उसमें कोई चैपल था, कोई चर्च था, उसमें इसकी जो आंट थी, जो इसकी बुआ थी, वो ऐसे एक दिन चली गई। वो कैथोलिक धर्म का चर्च रहा होगा शायद। इट वॉज इन द इनफेंसी ऑफ दैट हियर से। हियर से होता है ऑर्थोडॉक्स, जो थॉट्स होती है, बातें होती है, ऑर्थोडॉक्स। हियर से यानी कुछ ऐसे कट्टरपंथी विचार या कोई ऐसे ट्रेडिशन, जो उस समय ये नया नया चैपल था, है ना, बिल्कुल इन्फेंसी में था, यानी कि बस नया नया चैपल ये बना ही था। ये चैपल बना ही था, और ये कैथोलिक धर्म का चैपल था। और इंग्लैंड था जो है प्रोटेस्टेंट। तो वहाँ कैथोलिक धर्म में लोग नहीं जाते थे, उनके चर्च में नहीं जाते थे। कैथोलिक चर्च अलग होते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च अलग होते हैं। तो बट एक दिन ऐसे ही बाई चांस ये वहां चली गई, उसका दरवाजा खुला हुआ था और नया नया वो चर्च बना था, ज्यादा जानकारी इसको थी नहीं। तो वहां चली गई, और वहां पर जो प्रीस्ट थे, वो कुछ रिलीजियस जो है टीचिंग्स कर रहे थे, और इन्होंने उनको सुना, सरमन्स को सुना, इसको अच्छा लगा, इसको अच्छा लगा। और ये बार बार वहां जाया करती थी, हालांकि उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती थी, उनको मिस भी नहीं करती थी, ऐसे मिस भी नहीं करती थी कि साहब उसकी याद आती थी, नहीं। लेकिन फिर भी वो आदत है, क्योंकि हर धर्म की बातें इसको अच्छी लगती थी, ये सुनती थी। तो ये वो बात बता रहे हैं कि शी वेंट इन, वो अंदर चली गई ऐसे एक दिन। उस समय इतना विवाद नहीं था, खतरा नहीं था। बाद में तो ये हो गया कि भाई प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथोलिक में नहीं जाएंगे, कैथोलिक वाले प्रोटेस्टेंट में जाएंगे, तो नई नई शुरुआत थी, ये चली गई। लाइक्ड द सरमन, इसको वहां के जो सरमन थे, धार्मिक उपदेश, वो धार्मिक उपदेश जो दे रहे थे प्रीस्ट, इनको बड़े अच्छे लगे आंट को। एंड द मैनर ऑफ वर्शिप, उनके पूजा करने का तरीका बड़ा अच्छा लगा। कैथोलिक चूंकि थोड़े परंपरावादी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, तो तरीके अच्छे लगने ही लगने थे।
एंड फ्रिक्वेंटेड इट, और वो बार बार जाने लगी। फ्रिक्वेंटेड मतलब वो बना दी फ्रिक्वेंसी, बार बार जाने लगी वहां पे। शी वेंट देयर फ्रिक्वेंटली, वो बार बार जाया करती थी। एट इंटरवल्स, समय कुछ ऐसे बीच बीच छोड़ करके है ना से, फॉर सम टाइम, कुछ दिनों तक लगातार हो गई और बार बार जाती थी, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ऐसे ना कुछ इंटरवल के ऊपर। शी केम नॉट फॉर डॉक्टरनल पॉइंट्स, वो यहाँ पर कोई डॉक्टरनल पॉइंट से नहीं आती थी, कोई सिद्धांत वगैरह सीखने के लिए नहीं आती थी, उसको सुनकर अच्छा लगता था। वो कोई कैथोलिक नहीं बनना चाहती थी, उनके सिद्धांतों को नहीं याद करना चाहती थी, बस को अच्छा लगता था इसलिए वो जाया करती थी। एंड नेवर मिस देम, और इन डॉक्टरनल पॉइंट्स को कभी घर जाके ऐसे मिस भी नहीं करती थी कि उसको ऐसा लग रहा है मैं मिस कर रही हूँ, मुझे जाना चाहिए, ना ना ना। बस वो केवल ऐसे ही अपना कह सकते हो कि एक स्पिरिचुअलिटी के लिए, और एक कहते हैं ना कि अपना माइंड के सेटिस्फेक्शन के लिए, सोल सेटिस्फेक्शन के लिए वो जाया करती थी। उसको बड़ा अच्छा लगता था। विद सम लिटिल एस्पेरिटीज इन हर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो टेम्परामेंट था, इसका जो मेंटल, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन था, इसका जो टेम्पर था, स्वभाव, उस स्वभाव की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इसमें कुछ कमियां थी। एस्पिरिटीज, इसमें कुछ सनक थी, इसमें कुछ वीकनेस थी, इसमें कुछ कमियां थी, विच आई हैव अबाउ हिंटेड एट, जो मैंने ऊपर बताया था कि ये चूंकि कुंवारी थी तो पूरी दुनिया को बुरा समझती थी, उनसे लड़ती थी, केवल ये इसको बस चार्ल्स लैम ही पसंद था और किताबों में पढ़ना पसंद था। तो ये थोड़ा सा ऐसे ना, थोड़ी सी इरिटेटिंग पर्सन थी, ये थोड़ा इरिटेट रहती थी लोगों से। इसका स्वभाव थोड़ा सा ऐसे था, मतलब गुस्सेल टाइप की, एंग्री और इस टाइप की थी। शी वॉज अ स्टीड फास्ट, लेकिन ये बहुत ही डिटरमाइंड भी थी। ये डिटरमाइंड थी, स्टीड फास्ट थी, डिटरमाइंड, एडमेंट थी, थोड़ा जिद्दी टाइप की थी। जो निश्चय कर लेती थी वो उसको पूरा करती थी, स्टीड फास्ट थी। फ्रेंडली बीइंग, थोड़ा बहुत ही फ्रेंडली भी थी, है ना, इसकी विशेषता बता रहा है। एंड अ फाइन ओल्ड क्रिश्चियन, लेकिन ओल्ड क्रिश्चियन तो थी, पुरानी मतलब इसकी एज थोड़ी वृद्ध थी ये, और क्रिश्चियन थी, बहुत अच्छी धार्मिक महिला थी, वृद्ध धार्मिक महिला, थोड़ी फ्रेंडली भी थी और थोड़ी सी अच्छी भी थी। और लेकिन कुछ कमियां तो देखो हर किसी में होती, तो इसके स्वभाव में भी कुछ थोड़ा हार्शनेस था, है ना। एस पे मतलब थोड़ा सा ये अक्खड़ थी, थोड़ा सा स्वभाव में थोड़ा इसके रूखापन था, वो था क्योंकि जो कुंवारे लोग होते हैं ना, उनके अंदर ऐसा रूखापन आ जाता है, जीवन में उनके कुछ ज्यादा ऐसे इंटरेस्ट होता नहीं है, लाइफ को जीने के ज्यादा मकसद नहीं होते, तो आई थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, हार्श हो जाता है, तो इसके स्वभाव में थोड़ी हार्शनेस थी, है ना, हार्शनेस कह सकते हो, एस्पिरिटीज। आगे देखिए आप लोग। शी वॉज अ वुमन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस, ये बहुत मजबूत सेंस की महिला थी, बहुत अच्छी समझ थी इसको, बहुत अच्छे विचार थे इसके, एंड कमजोर नहीं थी। एंड श्रूड माइंड, बहुत श्रूड थी, ऐसे नहीं, बहुत चालाक भी थी, और कोई इसको बेवकूफ नहीं बना सकता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट रेपार्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट रेपार्टी, रेपार्टी यानी विटी, बहुत तेज दिमाग की, हाजिर जवाब महिला थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वैसे ज्यादा बोलती नहीं थी, बट अगर किसी ने कुछ बोला तो बहुत अच्छा जवाब देती थी, उसका मुंह तोड़ जवाब देती थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट रेपार्टी, रेपार्टी मतलब बोलने में बहुत अच्छी थी, विटी थी, बहुत अच्छा बोलती थी। वन ऑफ द फ्यू ओकेजन्स ऑफ अ ब्रेकिंग साइलेंस, हालांकि ये साइलेंस को ज्यादा ब्रेक नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी, कोई बोलता रहता तो सुनती रहती थी, बट जब कभी ये साइलेंस को ब्रेक करती थी तो फिर ये गजब ही बोलती थी। बहुत कम अवसर पे बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी अच्छा बोलती थी, है ना, विटी पर्सन थी ये। एल्स शी डिड नॉट मच वैल्यू विट, हालांकि वैसे ज्यादा विट को वैल्यू नहीं देती थी, बहुत ज्यादा बोलती बोलती नहीं थी, बट जब कभी मौका मिलता था और इसको लगता था कि अब बोलना जरूरी है, बहुत अच्छा बोलती थी। द ओनली सेकुलर एम्प्लॉयमेंट आई रिमेंबर टू हैव सीन हर एंगेज्ड इन, बस देखो ये हमेशा सुबह से लेके शाम शाम तक रिलीजियस थी, क्रिश्चियनिटी में ध्यान देती थी, लेकिन केवल एक काम भी मुझे इसका याद आता है, चार्ल्स लैम्ब कहते हैं, जो ये सेकुलर काम करती थी, मतलब धर्म से अलग काम करती थी। और ये यहाँ पर जो बात बोल रहा है ना, ये अभी तक सीरियस बात कर रहा था, अब ये ह्यूमर का थोड़ा सा उसमें तड़का देना चाहता है, ब्लेंड करना चाहता है। तो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ह्यूमरस बात कर रहा है। ये कहता है कि बस एक ही काम था, मुझे याद आता है, जिसमें ये सेकुलर एम्प्लॉयमेंट करती थी। ये थोड़ा ह्यूमर जैसी बात करेगा, अब ये ह्यूमर है दोस्तों।
हास्य है। क्या कौन सा काम था जो ये सेकुलर करती थी? तो वो काम था इसका दोस्तों, देखिए आप, द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रेंच बीन्स। ये देख रहे हो, फ्रेंच बीन्स होती है, ये जो आप देख रहे हैं कुछ फलियां टाइप की होती थी, उनको ये स्प्लिट करती थी, उनको तोड़ती थी ऐसे, उनको तोड़ करके उनकी सब्जी बनाते हैं ना, तो बस वो एक काम था दिन भर में जो खाना बनाती थी। अब ये कह सकते हैं खाना बनाने का काम था जो सेकुलर होता था, जो धार्मिक नहीं होता था। बाकी तो ये हमेशा धार्मिक काम ही करती थी। ये स्प्लिटिंग ऑफ फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स को तोड़ना, जैसे फलियां वलियां तोड़ते हैं ना सब्जी बनाने के लिए, वो, एंड ड्रॉपिंग देम इनटू अ चाइना बेसिन, और उनको तोड़ तोड़ करके चाइना बेसिन यानी चीनी मिट्टी के बर्तन में उनको साफ पानी में डाला करती थी, है ना। वैसे तोड़ तोड़ के भाई पानी में गंदे ना हो वो बीन्स सब्जी बनाने के लिए, उनको एक चाइना बेसिन में डालते जिनको साफ सुथरा पानी होता था, फेयर वाटर, सब्जी बनाने के लिए। बस एक यही सेकुलर एम्प्लॉयमेंट करती थी सारे दिन में, वरना तो सारे दिन धार्मिक किताबें पढ़ना वढ़ना यही वो काम करती थी। द ऑर्डर ऑफ दोस टेंडर वेजिटेबल्स, इन टेंडर जो सॉफ्ट सॉफ्ट वेजिटेबल्स होती थी, इनकी जो खुशबू आती थी जब उनको तोड़ती थी और शायद बाद में सब्जी बनाती होगी, तो उन फ्रेंच बीन्स की जो खुशबू आती थी, ऑर्डर, वो स्मेल, वो वो बिल्कुल नॉस्टैल्जिक था, वो मुझे बहुत याद आता है। इसकी जो खुशबू होती थी इन फ्रेंच बीन्स की, टू दिस डे कम्स, आज तक भी कम्स बैक अपॉन माई सेंस, मुझे आज भी याद आता है वो ओल्ड फैक्ट्री सेंस, मुझे अभी भी याद आता है वो, मुझे मेरे नॉस्ट्रल्स में वो अभी भी फील होता है, मुझे ऐसा कह रहा है। मुझे उसकी बहुत याद आती है, जो मेरी वो बुआ इस तरह से सब्जियां तोड़ती थी, इससे फ्रेंच बीन्स को खाना बनाती थी। रेडोलेंट, ये जो एरोमा था, ये जो स्वीट स्मेल थी, ये जो एक अच्छी खुशबू थी, रेडोलेंट ऑफ सूदिंग रिकलेक्शंस, ये बहुत ही मन को राहत देने वाला यादें हैं, रिकलेक्शंस हैं। मैं जब उनको याद करता हूँ उन पलों को, तो मैं बिल्कुल ऐसे मैस्मराइज्ड हो जाता हूँ, नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ। सर्टेनली इट इज द मोस्ट डेलिकेट ऑफ कलिनरी ऑपरेशंस, शायद जो वो खाना बनाती थी, कलिनरी ऑपरेशन यानी जो कुकिंग, जो उसका समय होता था, उस कुकिंग का सबसे बेस्ट टाइम यही होता था जब वो फलियों को तोड़ती थी और उसकी जो खुशबू मुझे आती थी, वो खुशबू अमेजिंग होती थी, सुपर्ब होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो ये अपनी आंट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, कि मेरी आंट किस तरह की थी। यहाँ दो कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बात करेगा, एक तो आंट, कुछ थोड़ा इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करेगा ये जेम्स इलिया, इसके कजन के बारे में, और थोड़ा सा जिक्र अपने पापा मम्मी के बारे में किया, थोड़ा कुछ आंट, अपने मेल आंट्स के बारे में बात करेगा, चाचा वगैरह जो है ही नहीं, और थोड़ा सा एक दो लाइन में अपनी सिस्टर एलिजाबेथ के बारे में बात करेगा। तो आगे देखिए और बढ़ते हैं आगे। मेल आंट्स, अभी बात कर रहा है अपने मेल आंट्स के बारे में, ये भी थोड़ा ना एक ह्यूमरस बात कर रहा है, ये ऐसे नहीं बोल रहा अंकल, मेल आंट्स बोल रहा है। आंट्स हैं लेकिन मेल है वो, ये कह रहा है मेरी किस्मत में मेल आंट्स भी नहीं है, पापा मम्मी नहीं है, मेल आंट्स भी नहीं है। मेल आंट्स एज समबडी कॉल्स दैम, कुछ लोग इनको मेल आंट्स कहते हैं, है ना। ये अपने कह रहा है कि जो मेल आंट्स है ना, जो मेल आंट्स हैं उनकी बात कर रहा है। आई हैड नन, मेरे कोई मेल आंट्स नहीं है, ये कह रहा है कि मेरे कोई मेल आंट्स नहीं है, मेरे कोई अंकल्स नहीं है, चाचा वगैरह नहीं है, टू रिमेंबर, जिनको मैं याद कर सकूं, मुझे कोई याद नहीं आता कि मेरे कभी चाचा वगैरह रहे हों। बाय द अंकल साइड आई मे बी सेड टू हैव बीन बॉर्न एन ऑर्फन, देखो फिर एक मजाक में कह रहा है कि देखो अंकल चाचाओं की तरफ से तो अपन फ्री थे, अपन अनाथ पैदा हुए थे, मतलब अपने बचपन से ही अंकल नहीं थे, एक बुआ थी बस जिसके बारे में उसने बता दिया। अपने पूरे रिलेशंस के बारे में बात कर रहा है, पापा मम्मी इसके अब नहीं है तो क्या बात करें, अंकल इसके कभी हुए ही नहीं, मतलब इसके पापा के कोई भाई नहीं थे, वो अकेले थे जॉन लैम। ब्रदर और सिस्टर, अगर भाई भाई की बात करें, यहाँ थोड़ा झूठ बोल गया अभी, यहाँ झूठ बोला है जानबूझ करके। ब्रदर सिस्टर की बात करें, आई नेवर हैड एनी टू नो दैम, मुझे कोई मेरे बहन भाई याद नहीं आते हैं, जबकि इसकी सिस्टर थी मैरी लैम, जो यहाँ पर एक कजिन की बात करेगा, कजिन है 10 साल बड़ी, इसके एक भाई भी था जॉन लैम, लेकिन यहाँ कह रहा है मुझे मेरे बहन भाई भी याद नहीं आते हैं। ए सिस्टर आई थिंक, हाँ एक बहन याद आती है, दैट शुड हैव बीन एलिजाबेथ, हाँ उसका नाम
एलिजाबेथ होना चाहिए, बहुत पहले की बातें हैं। शायद उसका नाम एलिजाबेथ रहा होगा, इसकी माँ के नाम से इसकी एक बहन का नाम रखा होगा इन्होंने, जो इन्फेंसी में खत्म हो गई थी। डाइड इन बोथ आर इन्फेंसीज, वो हम दोनों जब इन्फेंसी में थे, मैं भी छोटा था और वो भी छोटी थी, तब शायद कभी उसकी डेथ हो गई थी। व्हाट अ कंफर्ट, कितना अच्छा लगता, कितना आराम होता। व्हाट अ केयर, कितना ध्यान रखती मेरा वो, या मैं उसका ध्यान रखता। मे आई नॉट हैव मिस्ड इन हर, मैं उसमें वो कंफर्ट, वो केयर मिस कर रहा हूँ, काश वो होती तो कितना बढ़िया होता। बट आई हैव कजन्स, मेरे बहन भाई तो नहीं है, मेरे मेल आंट्स नहीं है, मेरे फादर मदर नहीं है, बट यस मेरे कजन्स हैं। मेरे कजन्स हैं स्प्रिंकल्ड अबाउट इन हार्ट फोर्ड शायर। इस जगह का ना दो बार नाम आएगा इस पूरे ऐसे में, एक बार अभी शुरू में और एक बार देखना है लास्ट ही लास्ट लाइन के अंदर भी ये नाम आएगा, जब ये अपने और कजन्स के बारे में बताएगा। अभी शुरू में दो कजन्स के बारे में बात, एक कजन के बारे में बात करेगा, वहां पर इसकी एक कजन और रहती है, ये कहेगा उसके बारे में हम अगले किसी ऐसे में बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत बातें हो गई है, ऐसा कह के खत्म करता है ऐसे को। तो हार्टफोर्डशायर में इसके बहुत सारे कजन्स फैले हुए हैं, स्प्रिंकल्ड अबाउट, इधर उधर तितर बितर फैले हुए हैं, स्प्रेड है ना, फैले हुए हैं। मेरे बहुत सारे जो कजन्स हैं वो फैले हुए हैं, कहां पर? हार्टफोर्डशायर के अंदर, ये जगह है वहीं इंग्लैंड के अंदर, लंदन का कोई इलाका होगा। बिसाइड्स टू, मतलब मैं केवल दो को अच्छे से जानता हूं, ज्यादातर दो। अब उनके नाम बताएगा, ये इसके एक्चुअली रियल में बहन भाई थे, बट ये यहाँ जॉन लैम नहीं लिख सकता, मैरिया लैम नहीं लिख सकता, क्योंकि खुद का नाम ये इलिया मानता है, तो उनको इलिया के नाम से संबोधित करेगा। ये दो कौन है? विद whom आई हैव बीन ऑल माई लाइफ इन हैबिट्स ऑफ द क्लोजेट इंटीमेसी, जिनके साथ मैं बहुत क्लोज रहा हूं, इनसे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, बहुत क्लोज मेरे इंटीमेट कजन्स हैं। एंड आई whom आई मे टर्म कजिन्स, जिनको मैं कजिन्स कह सकता हूं पर एक्सीलेंस, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये मेरे प्यारे कजिन्स हैं। पर एक्सीलेंस है नहीं, बहुत बढ़िया होगा कि मैं इन्हें क्या बोलूं? कजिन्स बोलूं, तो इनको मैं कजिन्स कह सकता हूं, ठीक है ना। और ये मेरे दो भाई हैं, कौन बहन भाई हैं, क्या नाम बताएगा इनका? देखो अब, दीज आर जेम्स एंड ब्रिजिट इलिया, ये नाम आगे दो। ये कौन कौन है? जेम्स, और पहले देखो शुरू में दोनों की कॉमन बातें करेगा, एक तो जेम्स इलिया और एक ब्रिजिट इलिया, इन दो की बात कर रहा है। जेम्स ये बताएगा कि मेरे से 12 इयर्स बड़े हैं, और ब्रिजिट इलिया की बात करेगा तो कह रहा मेरे 10 साल बड़ी हैं, ऐसा बताया गया। दीज आर जेम्स इलिया एंड ब्रिजिट इलिया। और एक्चुअली ये कौन है दोस्तों? जेम्स के बारे में आप कहें तो ये जॉन लैम है, जो इसके बड़े भाई हैं, और ब्रिजिट इलिया की बात करें तो इसकी सिस्टर है मैरी लैम, जो आपको ध्यान है पागल हो गई थी, जिसने अपनी माँ को मार दिया था, है ना। तो ये दो इनके बारे में बात करा, लेकिन इंटेंशनली इनको यहाँ पर ये लैम ये नाम ना बोल करके इनको जेम्स इलिया और ब्रिजिट इलिया का नाम ये देता है। दे आर ओल्डर देन माई सेल्फ, ये मेरे से बड़े हैं बाय 12, जो बड़ा ये तो भाई तो 12 साल बड़ा है, एंड 10 ईयर्स, और जो बहन है ब्रिजिट ये 10 साल बड़ी है, ऐसा ही कहता है। तो ये एज वाइज ये जो बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखना। एंड नाइदर ऑफ देम सीम्स डिस्पोज्ड, और इन दोनों में से देख करके, दोनों को देख कर इनके जो डिस्पोज है, डिस्पोजिशन स्वभाव से, इनका टेम्पर से, इनके इंस्टिंक्ट से, इनके स्वभाव से, प्रवृत्ति से, इंस्टिंक्ट, ऐसा नहीं लगता कि ये बड़े होने के जो है ये नुकसान, मतलब ये बड़े हैं और बड़े होकर के ये छोटे भाई को ज्ञान देना, कभी थप्पड़ लगा देना, ऐसा कर वैसा कर, ये इस अधिकार को, बड़े होने के इस अधिकार को ये जीना चाहते हैं, और इस अधिकार को एक छोड़ना नहीं चाहते, गिव अप नहीं करना चाहते, ऐसा बताएगा। ये मेरे ऊपर हक जमाते हैं, मैं छोटा हूँ, ये बड़े हैं, तो मुझे बार बार गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं। ये बात कहना चाह रहा है, देखो ये बड़ा भाई जो है वो मुझसे 12 साल बड़ा है, जो बहन है मुझसे 10 साल बड़ी है। एंड नाइदर ऑफ देम सीम्स डिस्पोज्ड, और इन दोनों को देखकर लगता है कि इनके स्वाभाविक रूप से, इनके इनके टेम्पर से लगता है
इन मैटर्स ऑफ एडवाइस एंड गाइडेंस, खासकर एडवाइस करने को छोटे भाई को और गाइड करने को, ये उस अधिकार को टू वेव, उसको छोड़ना नहीं चाहते। टू वेव यानी गिव अप, ये उस अधिकार को वेव ऑफ नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। एक बड़ा भाई होता है ना, वो छोटे भाई को शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, जब कभी मन करता है चांटा भी लगा देता है। तो ये मेरे बड़े भाई ऐसे हैं, ये कजन्स हैं, मेरे से बड़े हैं, लेकिन ये मुझे कभी भी मौका नहीं चूकते शिक्षा देने का, गाइड करने का, और ये इस अधिकार को कभी छोड़ना भी नहीं चाहते। एनी ऑफ द प्रीरोगेटिव्स विच प्राइमोजेनिचर, ये दो अच्छे वर्ड, बड़े बड़े शब्द यूज करता है चार्ल्स लेम की आदत है, ये हर ऐसे में करता है। ये जो प्रेरोगेटिव्स है, ये मतलब है विशेष अधिकार, प्रिविलेज। ये प्रिविलेज है, ये वो विशेष अधिकार है, वो राइट है, वो अधिकार है, ये प्रिविलेज है जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते, वे ऑफ नहीं करना चाहते। और ये अधिकार इनको मिला है किससे? प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर मतलब जो परिवार में पहले पैदा होता है, ज्येष्ठ, बड़ा भाई, बड़ी बहन। आपने देखा होगा एज यू लाइक इट, जो ऐसे है उसमें ओलिवर ओरलैंडो ये भाई होते हैं। तो जो ओलिवर होता है बड़ा भाई होता है, और उसको उस बड़े भाई होने के नाते अपने पिता का सारा राजपाट मिलता है। और वहां वर्ड पूछा जाता है, क्वेश्चन एक, किस वजह से उसको पूरा अधिकार मिला है? तो वह नाम आता है प्राइमोजेनिचर की वजह से। किस वजह से मिला है? प्राइमोजेनिचर की वजह से उसको ये सब चीजें मिली हैं। तो प्राइमोजेनिचर क्या होता है दोस्तों? बड़े होने का एक, आप जब पहले बड़े पैदा होते हो तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों को कहा जाता है प्रेरोगेटिव्स। जो प्रिविलेज है, जो राइट्स हैं, विशेष अधिकार जो आपको मिलते हैं, ये मेरे बहन भाई को मिले, मेरे कजन्स को मिले हैं, जेम्स इलिया को और ब्रिजिट इलिया को। और ये इस अपने अधिकार को, जो मुझे वो सलाह दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहते। आगे ये बताएगा, ईश्वर करे उनकी उम्र लंबी हो और एक उनमें से जो है वो 70 का हो जाए उसकी बहन, भाई 72 का हो जाए, ये खुद 63 का हो जाए। बहन जो है वो 73 की हो जाए, भाई जो है वो 75 का हो जाए, ऐसा कुछ कहता है। और मैं 63 का हो जाऊं, तब भी मैं चाहूं कि वो जिंदा रहें, और तब भी मैं चाहूंगा कि मुझे छोटे भाई की तरह सलाह देते रहे, क्योंकि माँ बाप तो है नहीं, तो मुझे सलाह कौन दे, कौन संभाले? हर कोई चाहता है कि उसके ऊपर एक साया होना चाहिए, एक छत होनी चाहिए, एक आसमान उसके ऊपर होना चाहिए। वो माँ बाप के रूप में हो सकता है, बड़े बहन भाई के रूप में भी हो सकता है। तो ये बात भी करेगा, देखो बहुत अच्छी, ये इमोशनल बातें भी करता है, पैथोस वाली बात भी करता है, और बीच बीच में वो थोड़ा ह्यूमर भी डाल देता है। ये खास बात होती है हमारी चार्ल्स लैम की। तो ये उस प्राइमोजेनिचर को हमेशा रखना चाहते हैं। मे जब किसी सेंटेंस के शुरू में आता है और उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, इच्छा सूचक, जिसमें आप अपनी विश, ब्लेस, कर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो कह रहा है मे, ईश्वर करे, दे कंटिन्यू स्टिल इन द सेम माइंड, उनका दिमाग हमेशा ऐसा ही रहे, जिससे वो अभी सोचते हैं कि हमें सलाह देनी है, इसको हमें इसको गाइड करना है। ईश्वर करे उनका दिमाग ऐसा ही बना रहे। एंड वैन दे शैल बी 75, और जब मेरा बड़ा भाई जो मुझसे 12 साल बड़ा है वो 75 का हो जाए, और मेरी सिस्टर जो मुझसे 10 साल बड़ी है वो 73 की हो जाए। तो अगर 10 साल बड़ी है, उसकी सिस्टर 73 की हो जाएगी, तो बहुत सिंपल मैथ्स है कि ये कितने का हो जाएगा? 63 का हो जाएगा। बड़ा भाई 12 साल बड़ा तो 75, बड़ी बहन 10 साल बड़ी तो 73, और ये 63 का हो जाए, इतने बड़े हो जाएं। यस ओल्ड, आई कैन नॉट स्पेयर देम सूनर, मैं इनको जल्दी नहीं छोड़ना चाहता, मैं नहीं चाहता कि जल्दी चले जाएं, मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा इनको, मेरी दुआएं हैं इनके साथ में। परसिस्ट और कंटिन्यू ये करते रहें, किस चीज को? इन ट्रीटिंग मी इन माई ग्रैंड क्लाइमेट्रिक प्रिसाइसली एज ए स्ट्रिपलिंग और यंगर ब्रदर, और उस एज में भी मुझे ट्रीट करते रहें, ये मुझे वैसा ही व्यवहार करते रहें जैसा मुझे अब करते हैं, ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ ये ग्रैंड क्लाइमेट्रिक में भी करें। ग्रैम क्लाइमेट्रिक मतलब
जब मेरी ओल्ड एज हो जाए, ग्रैंड बड़ा हो जाऊं, क्लाइमेट्रिक जब मेरी ओल्ड एज हो जाए, और इस मैथ्स के हिसाब से इसकी एज कितनी हो जाए, 63 ईयर्स, तब भी मैं जो है मुझसे ये वैसा ही व्यवहार करें, एक छोटे भाई की तरह, यंगर ब्रदर की तरह। स्ट्रिपलिंग भी वही होता है, छोटू छोटा, एक छोटे भाई की तरह मुझे चांटा मार दें, मुझे सलाह दे दें। मैं चाहता हूं कि मेरे बहन भाई उस उम्र तक जिंदा रहें, वो बड़ा भाई 75 का हो जाए, बहन जो है वो 73 की हो जाए, है ना, ब्रिजिट, इलिया, और मैं 63 का हो जाऊं, बट तब भी मुझे वो छोटे भाई की तरह एडवाइस करते रहें, छोटे भाई की तरह गाइड करते रहें। मैं ये हमेशा चाहता हूं। आगे देखिए क्या कहते हैं। जेम्स, जेम्स के बारे में बता रहा है, इज एन इनएक्सिबल कजिन, ये मेरा ऐसा भाई है जिसको हम समझा नहीं सकते, इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। ही कैन नॉट बी एक्सप्लेन, बहुत विचित्र प्राणी है। इसकी सबसे बड़ी विचित्रता जो हम पढ़ेंगे आज, सबसे पूरा पूरा पैसेज उसी के ऊपर है। यानी कि ये आप मान लो 3/4 जो ये ऐसे है, ये इसके भाई जेम्स के ऊपर है। अब जेम्स के ऊपर पूरा पर्टिकुलर आ गया, लास्ट में कुछ लाइन आएंगी एक दो इसकी बहन के लिए, वो अगले ऐसे बात करने के लिए। यहाँ कह रहे हैं जेम्स को समझना बहुत मुश्किल है, इन एक्सप्लिकेबल है, कांट बी एक्सप्लेन, जिसको आप समझा नहीं सकते। बड़ा अजीब व गरीब मेरा भाई है जेम्स। नेचर हैथ हर, देखो आप, मैं कहा ना फिगर ऑफ स्पीच बहुत यूज करता है, नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सोनिफिकेशन। कह रहा नेचर हैथ हर यूनिटीज, देखो नेचर में एक अलग ही यूनिटीज होती है, एक रूपता होती है, एक यूनिटी से कुछ अलग चीजें भी होती हैं उसके अंदर, सब चीजें अलग अलग होती हैं। हर प्राणी को नेचर ने अलग अलग बनाया है, मेरा भाई भी बिल्कुल अलग है। विच नॉट एवरी क्रिटिक कैन पेनिट्रेट, हर क्रिटिक नेचर के इन प्राणियों को नहीं समझ सकता। मेरे मेरे भाई की नेचर भी कुछ अलग है, उसको भी नेचर ने अलग बनाया है, हर क्रिटिक तो उनकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। हर जैसे तो मैं चार्ल्स लैम है, मैं समझा सकता हूँ, या ऐसा एक आदमी और है जिसका नाम लेता है लॉरेंस स्टन, उसने भी अपने एक नॉवल ट्रिस्ट्रैम शैंडी में एक ऐसा कैरेक्टर लिया है और उसको समझाया, वो बड़ा अजीबो गरीब कैरेक्टर है, उसमें भी ऐसे बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी विशेषताएं हैं, बहुत दो दो विपरीत चीजें उसके अंदर हैं। ऐसा ही मेरे भाई के साथ भी है, उसको हर कोई क्रिटिक तो समझ भी नहीं सकता, भेद नहीं सकता, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, अंदर से नहीं जान सकता कैसा है। और इफ वी फील, और अगर हमें महसूस हो, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैम, हम उनको समझा नहीं सकते, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैम। यानी कि हमारा भाई इतना इनएक्सप्लिकेबल, इतना इनएक्सप्लिकेबल एक प्राणी है जिसको समझना समझाना हर क्रिटिक की जो है वो बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं समझा सकता। द पैन ऑफ यूरिक, जो पैन ऑफ यूरिक, अब देखो फिर एक ये अल्यूजन यूज कर लिया इन्होंने, ये अल्यूजन है। पैन ऑफ यूरिक ये जिक्र है किसका, एक एक नॉवेलिस्ट रहे हैं, बहुत फेमस नॉवेलिस्ट रहे हैं, जिनका नाम है लॉरेंस स्टन, लॉरेंस स्टन उनका नाम है। लॉरेंस स्टन उनका नाम है। कहते हैं कि इनका एक बहुत फेमस नॉवल था ट्रिस्ट्रैम शैंडी, बहुत जबरदस्त एक ट्रेंड सेट करने वाला वो था। उसमें भी ऐसे बहुत विटी, कॉन्ट्रास्ट, विजडम वाली बातें की हैं, और बहुत विचित्र उसने जो है वो कैरेक्टर गढ़े हैं। उसमें से कैरेक्टर है यॉरिक, वो उसी के पेन से लिखा गया कैरेक्टर, यानी उसी ने उस कैरेक्टर को बनाया था यॉरिक। ये भी कुछ ऐसा विचित्र प्राणी था जिसके कैरेक्टर को समझाना मुश्किल है, हर कोई उसके कैरेक्टर को नहीं समझा सकता, ये केवल जो हमारे ये लॉरेंस साहब है वो समझा सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा भाई है, इसको हर कोई क्रिटिक समझा नहीं सकता। एंड ऑफ नन सिंस हिज कुड हैव ड्रॉन जेई, जेई का ड्रॉन हर कोई नहीं कर सकता। जेई को ऐसे जैसे उसको हर कोई नहीं समझा सकता, जेई को, जेई मतलब ये शॉर्ट नेम हो गया किसका, जेम्स, जेम्स इलिया का। एंटायर दोस फाइन शैंडियन, शैंडियन इट ट्रिस्ट्रम शैंडी, जो इसका नॉवल था लॉरेंस का ट्रिस्ट्रैम शैंडी,
उसमें कैरेक्टर था, ये शैंडी नाम कैरेक्टर था, फाइन शैंडियन लाइट्स एंड शेड। जिस तरह शैंडी कैरेक्टर में कुछ लाइट्स एंड शेड्स थे, कुछ चीजें मतलब ऑपोजिट चीजें, लाइट्स एंड शेड, कुछ चीज समझ में आती थी, कुछ समझ में नहीं आती थी, कुछ अच्छाइयां थी, कुछ बुराइयां थी। लाइट्स एंड शेड्स, डबल कैरेक्टर, दोहरा चरित्र था, दिखता कुछ और था, व्यवहार कुछ और करता था, बातें कुछ और करता था, करता कुछ और था। सेम कैरेक्टर हमारा जेई है, यानी कि जेम्स इलिया है, विच मेक अप हिज स्टोरी। और इसकी एक अलग स्टोरी है, उसका कैरेक्टर बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी है, हमारा ये भाई भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। आई मस्ट लिम्प आफ्टर इन माई पुअर एंटीथेटिकल मैनर। मैं अपने पुअर एंड, जितना मैं, मेरे को लॉरेंस स्टर्न जितनी नॉलेज तो नहीं है, पर जितना भी मेरा पुअर एंटीथेटिकल नॉलेज है, दो विरोधी भाषी कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को एनालिसिस करने का जितनी भी मेरी कैपेसिटी है, एज द फेट्स हैव गिवन मी ग्रेस एंड टैलेंट, जितना भी मुझे ग्रेस दिया है ईश्वर ने, जितना भी टैलेंट दिया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये बता रहा है कि शायद मैं इतना अच्छा न बता पाऊं जितना कि ट्रिस्टम शैंडी ने, सॉरी लॉरेंस स्टर्न ने ट्रिस्टम शैंडी के बारे में बताया, या यॉरिक के बारे, यॉरिक इसका नाम भी रहता है इसका, लॉरेंस का। जेई, जेई कौन है दोस्तों? जेम्स इलिया, then to the eye of common observer at least seemed made up of contradictory principles। इसके अंदर बहुत सारे contradictory principles हैं, विरोधाभासी सिद्धांत, बातें कुछ और करेगा, इसकी डूइंग और सेइंग में डिफरेंस है, दिखेगा कुछ और, करेगा कुछ और, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल से बना हुआ विचित्र प्राणी है। द जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स। अब देखो इसकी जैसे बात आ गई, क्या क्या इसमें क्वालिटीज है अलग अलग। जेन्युइन चाइल्ड ऑफ इम्पल्स मतलब ये कह रहा है, ये ऐसा बच्चे की तरह जो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है। इम्पल्स यानी इम्पेशेंट, बहुत जल्दी आवेश में आ जाता है। द फ्रिजिड फिलोसोफर ऑफ प्रूडेंस, एक तरफ तो बच्चे की तरह बहुत जल्दी इम्पल्स हो जाता है, मीन्स इम्पेशेंट हो जाता है, जल्दी से आपक हो देता है। दूसरी तरफ देखो फ्रिजिड, बहुत ही फॉर्मल फिलोसफर है, जो बहुत फॉर्मलिटी करता है, इनफॉर्मल बिहेव नहीं करता। फिलोसफर ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस यानी होता है विजडम, जिसमें बहुत विजडम होती है। बताओ हुआ ना कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तरफ तो बच्चे की तरह बहुत आवेशी है, बहुत जल्दी फैसला ले लेता है, और एक तरफ प्रूडेंस है, विजडम, फिलोसफर, ओल्ड फिलोसफर की तरह बहुत गंभीर फ्रिजिड फिलोसफर है ना। ये देखो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। फिर देखो आप, द फ्लेम ऑफ माई कजन्स, एक तरफ तो इसके अंदर फ्लेम है, फ्लेम मतलब आप कह सकते हैं इसमें लेजीनेस है, आलसीपन। ये ध्यान है आपको, बेन जॉनसन बात करता है एलिजाबेथन एज में कि व्यक्ति में 4 प्रकार के ह्यूमर्स होते हैं, वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर देता है, जिसमें 4 तरह के बाइल्स होते हैं, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लेम। तो जो फ्लेम होता है, कफ, उससे कहते हैं कि एक आदमी की प्रवृत्ति बनती है, वो लेजी सा बनता है, बहुत शांत रहता है, काम रहता है, लेजी रहता है, बहुत शांत सा रहता है। एक तरफ तो वो बहुत शांत सा है ना, और एक उसका शांत डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत, इनवेरिएबली एट वॉर विद हिज टेम्परामेंट, और कभी कभी उसका टेम्परामेंट बिल्कुल ऐसे गुस्से वाला हो जाता है, बहुत खतरनाक टेम्परामेंट में आ जाता है। कैसा विरोधाभासी कैरेक्टर है देखो आप, शांत भी रहता है बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है। विच इज हाई सैंग्विन, हाई सैंग्विन यानी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। हाई सैंग्विन कभी कभी बिल्कुल लथार्जिक होता है, लेजी होता है, फ्लेम का गुण दिखाता है, और कभी कभी टेम्परेचर उसका बहुत वॉर जैसा हो जाता है। हाई सैंग्विन यानी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत जोश वाला हो जाता है। तो ये दो देखो बातें आ गई, कभी कभी ये समझदारी दिखाता है, तो कभी कभी बेवकूफ़ी दिखाता है, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है, जल्दी आपक हो देता है, तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा शांत भी रहता है, फ्लेम रहता है। आगे देखिए, विद ऑलवेज सम फायर, देखो दूसरी बात आ गई इसके बारे में, विद ऑलवेज सम फायर न्यू प्रोजेक्ट इन हिज ब्रेन, कभी कभी इसके दिमाग में ना बहुत नए नए ख्याल आते हैं, ये कर ले, वो कर ले, ये बिजनेस, वो बिजनेस, ये काम, वो काम, नए नए प्रोजेक्ट्स दिमाग में आते रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे फिकल माइंडेड है,
बहुत जल्दी जल्दी नए नए प्रोजेक्ट्स इसके ब्रेन में, इसके दिमाग में आते हैं। ये जेई का मतलब समझ लेना, जेम्स इलिया है उसका शॉर्ट नेम है, इज द सिस्टमेटिक ओपोनेंट ऑफ इनोवेशन। और कभी कभी बात करता है कि जो इनोवेशन है ना वो सिस्टमेटिक होने चाहिए, उनका ये ओपोनेंट है, इनोवेशन का ओपोनेंट है। ये कहता है कि ये फालतू के नए नए आविष्कार नहीं होने चाहिए, जबकि खुद के दिमाग में नए नए विचार आते हैं और किसी दूसरे लोगों के दिमाग में नए नए विचार आए तो इसको बुरे लगते हैं। कितना अजीब प्राणी है, खुद के दिमाग में बहुत सारे नए नए विचार आते हैं, लेकिन कहता है सिस्टमेटिक अपोनेंट ऑफ इनोवेशन, कि इनोवेशन जो हो रहे हैं, नई नई जो खोज हो रही हैं, ये उनका सिस्टमेटिक अपोनेंट है, विरोधी है, घुर विरोधी है। एंड क्रायर डाउन यानी उन्हें क्रिटिसाइज करता है, उनकी आलोचना करता है, ऑफ एवरीथिंग दैट हैज नॉट स्टूड द टेस्ट ऑफ एज एंड एक्सपेरिमेंट। ये कहता है उस हर चीज का, उस हर इनोवेशन की ये बुराई करता है जिसको अपने समय के साथ और एक्सपेरिमेंट, अनुभव के साथ, प्रयोग के साथ आपने उसको जांचा परखा नहीं, समय की कसौटी पर नहीं परखा हो, उसको एक लंबा समय ना दिया हो, जब तक कोई समय के हिसाब से बिल्कुल सही ना हो, कई सालों तक जांचा परखा नहीं गया हो, प्रयोग नहीं किए गए हो, तब तक उस इनोवेशन को मत मानो। एक तरफ तो ये बात कहता है और एक तरफ कहता है कि आपको नई नई चीजें जो हैं वो कर, खुद के दिमाग में जबकि नए नए विचार आते हैं। आगे देखो, विद 100 फाइन नोशंस, इसके दिमाग में कई विचार आते हैं, नोशंस यानी कई आइडियाज आते हैं, कई 100 आइडियाज आते हैं, चेसिंग वन अनदर, एक के बाद एक, आर्ली हर घंटे, इन इस फैंसी उसकी इमेजिनेशन में। अजीब व्यक्ति है, एक तरफ कह रहा है कि इनोवेशन नहीं होना चाहिए, एक तरफ खुद के दिमाग में अलग अलग आइडियाज आते हैं। He is startled at the least approach to the romantic in others, लेकिन दूसरे लोगों में अगर कोई रोमांटिक ख्याल आते हैं, कोई इमेजिनरी आती है, तो ये उसको चौंक जाता है, स्टार्टल्ड, उसको बड़ा बुरा लगता है, क्या पागलों की तरह नए नए विचार देखते हो, जबकि खुद के दिमाग में घंटे में हर घंटे नए नए विचार आते रहते हैं। तो बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी दिमाग वाला व्यक्ति है। एंड डिटरमाइंड बाय हिज ओन सेंस, और कई बार ये अपने ही सेंस में निश्चित होता है, डिटरमाइंड होता है, इन एवरीथिंग, अपने अपने हिसाब से हर चीज को मान लेता है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। कमेंट्स और प्रशंसा करता है, कमेंट्स यानी प्रेज, प्रशंसा करता है, यू टू द गाइडेंस ऑफ कॉमन सेंस ऑन ऑल ओकेजन, खुद तो जल्दी जल्दी फैसले लेता है और लोगों से कहता है कि तुम भैया कॉमन सेंस रखो, हर मौके पर सोचा करो, अच्छे सोचा करो, ऐसी बातें करता है। तो बड़ा ही अजीबो गरीब कैरेक्टर है दोस्तों। और देखो आप, विद अ टच ऑफ द असेंट्रिक, एक और इसके अंदर सनकपन है, असेंट्रिक यानी बहुत विम्स है इसके अंदर, एक और सनक है इसके अंदर, क्या, इन ऑल विच ही डज, जो भी ये काम करता है ना, और सेज जो कहता है, ही इज ओनली एंक्सियस दैट यू शुड नॉट कमिट योरसेल्फ बाय डूइंग एनीथिंग absurd और सिंगुलर। एक बात और देखो, ये क्या कहता है इसके अंदर, एक और पागलपन, सनकपन है। ये कहता है विच ही डज और से, जो खुद करता है, जो खुद कहता है, इज ओनली एंक्सियस दैट, ये इसको ये कहता है कि मुझे इस बात की चिंता रहती है, ये अपने छोटे भाई को बोलेगा कि मुझे इस बात से बड़ी फिक्र होती है, एंक्सियस होती है, जेई कह रहा है ये बात, दैट यू शुड, ये यू किसके लिए कह रहा है, हमारे चार्ल्स लैम्ब के लिए यानी इलिया के लिए, यू शुड नॉट कमिट योर सेल्फ बाई डूइंग एनीथिंग absurd, ये कहता है कि तुम्हें कोई भी बकवास काम नहीं करना चाहिए, बेमतलब का काम नहीं करना चाहिए, एक भी काम ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। ऑन माई वंस, अब एक घटना बताया गया, एनेक्डोट, बीच में इस तरह की एनेक्डोट से यूज करता रहता है। एक छोटी घटना बताएगा, क्या कह रहा है, एक बार क्या हुआ, मैंने कोई गलती कर दी, मुझे बहुत डांटा मेरे भाई ने, जेई ने, खुद गलतियां करता है और मुझे ऐसे कहता है कि तुम ऐसे बकवास बात नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। क्या घटना है सुनिए। ये कह रहा है कि एक बार मैं कहीं खाना खा रहा था, टेबल पे हम बैठे थे, खाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल पे, और किसी एक पर्टिकुलर डिश की मैंने बुराई कर दी। तो जैसे ही मैंने उस पर्टिकुलर डिश की बुराई करी, तो इसने कहा कि तुम्हें कभी भी इस तरह से खाने की, वो बहुत पॉपुलर डिश थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, चार्ल्स लैम्ब कह रहा है, मैंने बुराई कर दी। मेरा भाई चिढ़ गया इस बात से, जेम्स इलिया चिढ़ गया, उसने कहा तुम्हें कभी भी किसी चीज की इस तरह से बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना दुनिया में तुम्हें लोग पागल समझेंगे। देखिए आप, ऑन माई वंस लेटिंग स्लिप, एक बार मेरे जबान फिसल गई और ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, एट टेबल, डाइनिंग टेबल पे हम बात पे खाना खा रहे थे, ऐसे खाना खाने बैठे हुए थे, है ना, और मैंने ऐसे कह दिया मेरे भाई को, क्या, दैट आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ सर्टेन पॉपुलर डिश, कि मुझे जो ये पॉपुलर डिश आप कहते हो कि बहुत पॉपुलर डिश है, मुझे साहब ये फॉन्ड ऑफ नहीं, मुझे मजा नहीं आया, मैं इसका शौकीन नहीं हूँ।
ही begged मी, उसने मुझसे निवेदन किया, रे भाई, उसने मुझे बोला मेरे को क्या, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, नॉट टू से सो, कभी ऐसा मत कहो, इस पॉपुलर डिश को तुम कभी बेकार मत बताना, फॉर द वर्ल्ड वुड थिंक मी मैड, क्योंकि ऐसा अगर बोलोगे तो दुनिया तुम्हें पागल समझेगी। क्या बेवकूफ बातें कर रहे हो, ऐसे कौन बोलता है? ऐसे मुझे समझाया मेरे भाई ने, ऐसे मुझे एडवाइस करते थे, सलाह करते थे। हालांकि ये सटायर भी कर रहा है कि खुद वो गलत काम करते थे और हमें कहते थे कि मत करो। He disguises a passionate fondness for works of high art. एक और देखो इसकी कमी बता रहा है, और कॉन्ट्राडिक्टरी इसका वो बता रहा है। क्या कह रहा है? He disguises a passionate fondness of works of high art. मेरे भाई को जेई को, ही मतलब जेई, जेम्स इलिया, इसको ना हाई आर्ट बहुत पसंद थी, इसको पैशनेट फॉन्डनेस था, बहुत जबरदस्त प्यार करता था ये पेंटिंग से, स्कल्पचर से, बहुत पसंद थी इसको। लेकिन ऐसा डिस्गाइज करता था, ऐसा ढोंग करता था कि जैसे इसको आर्ट पसंद ही नहीं है। क्योंकि अगर ये बोलेगा कि मुझे ऐसा आर्ट का कलेक्शन पसंद है, तो हम छोटे बहन भाई भी करना शुरू कर देंगे और इसको लगेगा ये पैसे की वेस्टेज है। और फिर हम लोग कहते थे भैया आप भी तो करते हो, अरे मैं तो इनको बेचने खरीदने के लिए करता हूं, जबकि इसके घर में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी होती थी, तो फिर घर में क्यों रखते हो भैया, बेच दो इसको। तो ये समझ में नहीं आता मेरा भाई मेरे को कि कैसा अजीबो गरीब आदमी है। डिस्गाइज, ये ढोंग करता है, प्रिटेंड करता है कि इसको पसंद नहीं है, लेकिन इसको पसंद होती थी। वेयर ऑफ, जबकि, ही, वेयर ऑफ यानी जबकि, ही हैड अमास्ड चॉइस कलेक्शन, इसके बाद बहुत, इसके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, पसंद के कलेक्शन रखता था ये। जबकि डिस्गाइज, नाटक ऐसे करता था, ढोंग ऐसे करता था कि मानो इसको हाई आर्ट पसंद नहीं है, लेकिन ये कलेक्शन बहुत अच्छा रखता था। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी वो है। अंडर द प्रीटेक्स, प्रीटेक्स यानी प्रिटेंड, ढोंग करता था, प्रिटेंड, ये ढोंग करता था कि भाई बाइंग ओनली टू सेल अगेन, कि मैं तो केवल इनको इसलिए खरीदता हूं ताकि बाद में इनको महंगी कीमत पर बेच दूं, मेरा बिजनेस है, मुझे वैसे कोई हाई आर्ट की पेंटिंग्स वगैरह को कलेक्ट करने का शौक नहीं है। दैट हिज एंथियसिज्म में गिव नो एनकरेजमेंट टू योर्स, क्योंकि ऐसा क्यों बोलता था? ताकि उसका जो एंथियसिज्म है, उसका जो पैशनेट, जो फॉन्डनेस है, वो कहीं हमारे अंदर ना आ जाए, कहीं हमें मोटिवेट ना कर दे ऐसी महंगी महंगी पेंटिंग्स खरीदने के लिए। तो ये जो है, इस, ये ऐसा क्यों करता था? दैट इज एंथुसिज्म मे गिव नो एनकरेजमेंट, ताकि इसका एंथुसिज्म हमें जोश ना देवे टू योर्स, कि हमारे लिए ना ऐसे। यट फिर भी, इट वर सो, ऐसा होता था। वाई डज दैट पीस ऑफ टेंडर, ये इतनी अच्छी पेंटिंग फिर क्यों रखता था साहब? पेस्टोरल, एक बहुत पेस्टोरल, वैसे एक बिल्कुल लैंडस्केप और जंगल के दृश्य की एक पेंटिंग जो किसने बनाई थी? एक इटालियन पेंटर, डो मैनिकीनो, डो मैनिकीनो, ही वॉज ही वॉज एन इटालियन पेंटर, ये एक इटालियन पेंटर था। और इस इटालियन पेंटर की पेंटिंग ये अपने एक दीवार पर रखता था, हैंग स्टिल बाय हिज वॉल, उसकी दीवार पर टंगी रहती थी। ये क्यों टंगी है इतने दिनों से? इसको बेचा क्यों नहीं? इसका जवाब उसके पास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो तो वास्तव में शौकीन था। वो बताता क्यों नहीं था? ताकि हम लोग एनकरेज ना हो जाएं खरीदने के लिए, हमारा शौक दबा रह जाए। ऐसा नहीं होता हमारे घरों में बड़े बहन भाई कुछ शराब पीते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, लेकिन छोटे बहन भाइयों को मना करते हैं आना, और ऐसा दर्शाएंगे वो खुद तो कभी करते ही नहीं है, हालांकि छोटे बहन भाइयों को पता होता है। ये कुछ वैसी चीज है। पर बड़े भाइयों का होता है ना कि छोटे भाई को डांटे, फटकारे, सलाह दे। इज द बोल ऑफ हिज साइट मच मोर डियर टू हिम, बोल ऑफ हिज साइट मतलब क्या? उन जो ये पेंटिंग्स हैं, इनकी जो आई बॉल्स हैं, आंखों की पुतलियां, क्या ये इनको अच्छी लगती है क्या? इसलिए रख रखा है क्या दीवार पे? क्यों रख रखा है फिर उसको? ठीक है ना? क्या उसकी जो साइट, साइट यानी आई, क्या उसकी आई की जो बोल्स हैं, पुतलियां, क्या उसको ज्यादा प्रिय है क्या? और व्हाट पिक्चर डीलर कैन टॉक लाइक हिम, वरना बताओ, रिटोरिकल क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पिक्चर डीलर है, तस्वीरें बेचने खरीदने वाला, जो इस तरह से पसंद रखता है, जिसको इतनी बारीकी पता होता है? तो भैया ये तो पेंटिंग्स का बारीकी से जानने वाला व्यक्ति है, ये हमको पता है, लेकिन ये बताता नहीं है, ये ढोंग करता है ताकि हम लोगों को इस तरह का शौक पैदा ना हो जाए।
आगे देखिए, वेर इज जबकि मैनकाइंड इन जनरल आर ऑब्जर्व टू वॉप देयर स्पेक्युलेटिव कंक्लूजन्स। देखो, जल की जो मानव जाति होती है ना, वो तो क्या करती है, अपने शौक को दिखाती है, जो भी उनके शौक होते हैं उनको अपने पैशन में मिलाती है, ये उनको छुपाता है। अंदर से कुछ और होता है, दिखाता कुछ और है। वेर इज जबकि कॉन्ट्रास्ट बता रहा है बाकी जनता से, बाकी लोगों से, कि मेरा भाई बाकी लोगों से कैसे अलग है। वेर इज मैनकाइंड इन जनरल, और जनरल लोगों के अंदर ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, टू वॉप, कि वो बैंड करते हैं, वो ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं, घुमाते हैं देर स्पेकुलेटिव कंक्लूजन्स, जो उनके ख्याल होते हैं। स्पेकुलेटिव मतलब आपके जो गैस होते हैं, जो आपका अंदाज लगाते हो, जो आपकी धारणाएं होती हैं, उन धारणाओं को टू द बैंड, टू द बैंड मतलब आप अपनी प्रवृत्ति बना लेते हो। जो आपके दिमाग में ख्याल आता है उनको आप अपना शौक बना लेते हो, इंस्टिंक्ट बना लेते हो ऑफ देयर इंडिविजुअल ह्यूमरस। आप अपना उसको शौक बना लेते हो, ह्यूमरस बना लेते हो, आप उनका आनंद की चीज अपने आप की बना लेते हो। जो आपके दिमाग में अच्छा लगता है, ख्याल आते हैं, आप उनको अपना शौक बना लेते हो। अधिकतर लोग ये करते हैं। ये क्या करता है, इसके दिमाग में जो शौक होते हैं उनको छुपाता है, लेकिन वो तो है इंस्टिंक्ट, वो कभी ना कभी आ जाते हैं। हिज थियरीज आर श्योर टू बी इन डायमेट्रिकल अपोजिशन। इसकी जो थियरीज है ना, वो बिल्कुल, इसके सिद्धांत अलग हैं, और इसका जो डायमेट्रिकल जो कंस्टिट्यूशन है, इसका जो स्वभाव है, इसके स्वभाव से इसकी थियरीज बिल्कुल अलग है। ये ज्ञान तो अलग देता है, खुद का स्वभाव अलग है। बोलते ना कि भाई, खुद तो स्वभाव से चोर है और आपको सलाह देगा आप चोरी मत करो। खुद तो स्वभाव से शराबी है, आपको सलाह देगा शराब मत पियो। खुद तो स्वभाव से ये गुस्सेल है, आपको सलाह दे गुस्सा मत करो। खुद तो बुरा बता देगा चीजों को, आपसे कहा नहीं कभी किसी की बुराई मत करो। ही इज करेजियस, देखो जैसा बता रहा है, स्वभाव से ये करेजियस है, बहुत बहादुर है, करेजियस है। एज चार्ल्स ऑफ स्वीडन, फिर देखो एक रेफरेंस दे दिया इसने, ये एक रेफरेंस है, चार्ल्स ऑफ स्वीडन का रेफरेंस दे रहा है। चार्ल्स 12 है ये, चार्ल्स 12, 12 नंबर के चार्ल्स थे, स्वीडन के राजा थे। ये स्वीडन के राजा थे, है ना, स्वीडन के राजा थे। और ये कहते हैं कि आ, ये मिलिट्री जो योजनाएं थी उनमें बहुत तेज थे, युद्ध लड़ने के बहुत वॉर के हीरो थे, मैकबेथ की तरह। तो ये उसकी तरह बहादुर थे, अपॉन इंस्टिंक्ट, स्वभाव से तो चेरी ऑफ इस पर्सन अपॉन प्रिंसिपल। लेकिन सिद्धांत क्या बना के रखते थे, एज ट्रेवलिंग क्वैकर। ट्रेवलिंग क्वैकर इज नॉन फॉर नॉन वायलेंस, जो एक बहुत स्वभाव से शांत थे, काम थे, उसकी तरह सिद्धांत देते थे कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन खुद अंदर से बहुत गुस्सेल थे। ही हैज बीन प्रीचिंग अप टू मी, ये मुझे आदेश देते थे ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी, द डॉक्ट्रिन ऑफ बाउइंग एट द ग्रेट, द नेसेसिटी ऑफ फॉर्म्स, कि हमें जो है ना बोइंग, झुकना चाहिए लोगों के सामने, मैनर दिखाने चाहिए, मैंस गेटिंग ऑन इन द वर्ल्ड, दुनिया के सामने लोग हम झुक करके अच्छे रहना चाहिए। बड़ा भाई मुझे समझाता था ऐसे, बट खुद नेवर एम्स एट आइदर, कभी इसने सिद्धांतों को नहीं माना, दोनों में से किसी को भी। एंड डिस्कवर, पता चलता है, ही हैज अ स्पिरिट, इसका स्वभाव, इसका जोश ऐसा था, दैट वुड स्टैंड अपराइट, जो बिल्कुल ऐसे ऊंचा खड़ा रहता था, प्रेजेंस ऑफ द चैम ऑफ टेरिटरी। ये फिर एक एल्यूजन दे दिया, चैम्स ऑफ टेरिटरी बोलते हैं मंगोलिया के बादशाहों को, जो बहुत बड़े योद्धा होते थे, जो पूरी दुनिया को जीतते थे, बहुत क्रूअल होते थे। इसकी हिम्मत तो इतनी थी कि ये उनके सामने खड़ा हो सकता था, उनका विरोध कर सकता था, और हमें बोलता था दुनिया के सबके सामने झुक के नमस्कार करके चलो। बड़ा भाई खुद तो लड़ाई लड़ रहा है और हमें स्वभाव से ऐसे कहने कह रहा था, तो बड़ा ही अजीबोगरीब मेरा भाई था। इट इज प्लेजेंट टू हियर हिम, उसको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, डिस्कोर्स, उसके भाषण, उसका पेशेंस के। एक्सटोलिंग इट इज द ट्रस्टेड विजडम, इसका जो विजडम थी, बहुत ट्यूरिस्ट थी, बहुत बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था ये। एंड टू सी हिम ड्यूरिंग द लास्ट 7 मिनट्स, धैर्य की बात करता है ना ये, लेकिन जब खाना बनता था और लास्ट के 7 मिनट बचते थे, पेशेंस लूज कर देता था। 7 मिनट बचते थे, दैट इज डिनर इन इज गेटिंग रेडी, डिनर होने में, और ये अपने सारे पेशेंस को लूज कर दिया करता था। नेचर नेवर रैन अप इन अ हेस्ट, नेचर ने शायद कभी अपनी जल्दबाजी में ही ऐसा नहीं किया होगा, इतना जल्दबाजी जितना नेचर ने कभी किसी इंसान को नहीं बनाया होगा, जितना जल्दबाजी करने वाला हमारा भाई था। 7 मिनट खाना बनने में बचते थे और बिल्कुल पेशेंस लूज कर देता था। रेस्टलेस पीस ऑफ वर्कमैनशिप, ऐसा कोई
रेस्टलेस पीस ऑफ वर्कमैनशिप, ऐसी कोई चीज नेचर ने कभी नहीं बनाई होगी। सबसे खतरनाक ये बेचैन रहने वाला व्यक्ति हमारे इसमें रहा है। देन व्हेन शी मोल्डेड दिस इम्पेचियस कजिन, इम्पेचुअस यानी इम्पेशेंट, ऐसा इम्पेशेंट प्राणी आज तक हमारी प्रकृति ने, ईश्वर ने कभी नहीं बनाया होगा जितना मेरा भाई है। बहुत जल्दी ऐसे पेशेंस लूज कर देता था। एंड आर्ट, और कला ने नेवर टर्न आउट अ मोर इलेबोरेट ओरेटर, कभी इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं बनाया होगा। ही कैन डिस्प्ले हिमसेल्फ टू बी, जैसा ये अपने आप को दिखाता है, बहुत अच्छा स्पीकर भी है। अपॉन इज फेवरेट टॉपिक ऑफ द एडवांटेज ऑफ क्वाइट, ये शांत रहने पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण देता है, लेकिन खुद बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है। बड़ा अजीब प्राणी है। एंड कंटेंट डेज इन द स्टेट, और ऐसी स्थिति में संतुष्ट रहने की बात करता है, शांत रहने की बात करता है। वॉट एवर इट में भी, चाहे कैसी भी स्थिति हो, दैट वी आर प्लेस्ड इन, जिसमें हम होते हैं। तो हमें शांत रहने की बात करता है खुद, लेकिन शांत नहीं रहता। ही इज ट्रायम्फर्ट ऑन दिस थीम, ये इस थीम पर एक ट्रायम्फर्ट, एक विजेता की तरह है, बहुत अच्छा भाषण देता है। व्हेन ही हैज यू सेफ इन वन ऑफ दो शॉर्ट स्टेजेस, शॉर्ट स्टेज होता है दोस्तों बस, कई बार छोटी छोटी जो बसेज होती है ना, जब उसमें ये यात्रा करता है तो लोगों को ज्ञान देता है। किस तरह देखो आप, दैट प्लाई, जो बसें जाती है ना इधर उधर, प्लाई यानी जो इधर उधर सफर करती हैं, ट्रेवल करती हैं फॉर द वेस्टर्न रोड। अभी फिर जगह के नाम बताएगा, लंदन में कुछ जगह के नाम है। वेस्टर्न रोड से जब बस जाती है इन वेरी ऑब्स्ट्रेटिंग मैनर, रुक रुक करके, ऑब्स्ट्रेटिंग मतलब जो लोकल बसें होती हैं रुक रुक कर जाती है, हर स्टैंड पर रुकती है, कई कई जगह तो आधा पौन घंटा 1 घंटा रुक जाती हैं। तो उन बसों में जब सफर करता है वेस्टर्न रोड के ऊपर, एट द फुट ऑफ जॉन मैरी, ये फिर एक गली का नाम है, उस गली से जब वहां उसके निचले स्तर पे, नीचे की तरफ जगह है एट द फुट, वहां जाके बस रुक जाती है जिस बस में सफर करते हैं। वेयर यू गेट इन व्हेन इट्स एम्प्टी, जहां बस एक बार खाली होती है। एंड आर एक्सपेक्टेड टू वेट, और बस उम्मीद करती है टिल द व्हीकल हैथ कंप्लीटेड हर जस्ट फ्रेट, कि उसकी बस पूरी भर जाए, सवारियों से भाड़ा मिल जाए। एक बस स्टैंड रुकती है, फिर वापस जब चलती है अगले, जब एक जगह खाली हो जाती है और फिर सवारियां भरने के लिए वहां रुक जाती है। तो वहां धैर्य की बहुत जरूरत होती है, वरना लोग पेशेंस नहीं वहां खो देते हैं। ये जो होता है ट्राइंग 3/4 ऑफ एन आवर टू सम पीपल, कुछ लोगों को तो वहां पर 3/4 ऑफ एन आवर यानी कि लगभग 45 मिनट वेट करना पड़ता है, 45 मिनट्स, तो अच्छे खासे आदमी का धैर्य खत्म हो जाए। तो ये कह रहा है ही वंडर्स एट योर फिजिटनेस, ये अगर आप कभी बेचैन होते हैं, बस हरकत से करते हैं, अरे बस कहाँ गई, क्यों नहीं जा रही बस, क्या हो गया, कैसे हो गया, तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं। तो ये उनके ऊपर वंडर करता है और कहता है वेयर कुड बी बेटर देन वी आर, अरे तुम कहाँ जाओगे, बैठे बढ़िया बैठे, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों लड़ाई दे, खुद खाना बनने से 7 मिनट पहले आपा खो देता है, और यहाँ सवारियों बोल रहा है 45 मिनट बाद कि तुम्हें कहाँ जाना है, बढ़िया तो बैठे हैं, सिटिंग बैठे हैं, बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, प्रेफर्स, इसको प्रेफर करो ना। फॉर इस पार्ट ए स्टेट ऑफ रेस्ट टू लोकोमेशन, ये कह रहा है लोकोमेशन गति करने में क्या मजा है, लोकोमेशन गतिशीलता, रेस्ट करने में मजा है, रुको आराम से, धैर्य रखो ना, ऐसे ज्ञान देगा। विद एन आई ऑल द वाइल अपॉन द कोचमैन, जबकि खुद की आंखें इसकी कोचमैन की तरफ रहेंगी जो गाड़ी चला रहा है, या जो वो बग्गी चला रहा है, छोटी छोटी बग्गियां, बसेस पहले जमाने में चलती थी, बग्गियां मान लो आप, घोड़ा गाड़ी। टिल एट लेंथ, थोड़ा देर वेट करने के बाद, वैक्सिंग आउट ऑफ ऑल पेशेंस, फिर इसका भी पेशेंस आउट हो जाता है 45 मिनट बाद, फिर देखना इसका रूप, और फिर देखो क्या भयानक गुस्सा आता है कि एट योर वांट ऑफ इट, फिर इसमें वो कमी हो जाती है पेशेंस की, वांट ऑफ इट, खुद के अंदर पेशेंस लूज हो जाता है। ही ब्रेक्स आउट, फिर फूट पड़ता है इन पैथेटिक रोमेंस्ट्रेंस, बहुत तेज गुस्से से, रेमोन्स्ट्रेशन यानी पूरा ऐसे शिकायती भाव से, रिप्रोच, बिल्कुल प्रोटेस्ट करेगा, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, इतनी देर हो गई, खुद जो पहले ना डरे, रुको रुको भाई आराम चलेंगे, अब खुद गुस्सा हो रहा है एट द फेलो फॉर डिटेनिंग अस सो लॉन्ग ओवर द टाइम, इतना देर रोक दिया, विच ही हैड प्रॉफिट, जिसका वो पहले ज्ञान देता था, भाषण दे रहा था। एंड डिक्लेयर्स प्रीरेम्पटरीली, और खुद अब आदेश दे रहा है, और उस आदेश को मानना ही पड़ेगा, ऐसा आदेश, प्रीरेम्पटरी मतलब ऐसा आदेश जिसको मानना जरूरी है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, गाड़ी चलनी मतलब चलनी चाहिए। दैट द जेंटलमैन, ये कहता है ये जेंटलमैन जो बैठा है ना यहाँ पे गाड़ी के अंदर, इन द कोच, जो कोच में ये बैठा हुआ है, इज डिटरमाइंड टू गेट आउट, इसने अब डिटरमाइन कर लिया है अगर अब गाड़ी नहीं चली तो मैं निकल जाऊंगा बाहर। ये आपने बसों में कई लोगों को गुस्सा होते हुए देखा होगा, ये पहले जो गुस्सा शांत करने की बात करता है खुद गुस्सा हो जाता है। इफ ही डज नॉट ड्राइव ऑन दैट इंस्टेंट, ये कोचमैन से कहता है अगर इंस्टेंट तुरंत गाड़ी नहीं चलाई ना तो ये जेंटलमैन गाड़ी से उतर जाएगा। देखो कितना गुस्सा खुद हो जाता है।
जो थोड़ी देर पहले शांत बैठा हुआ था अब वो गुस्सा हो जाता है। तो ये बड़ा अजीबो गरीब कैरेक्टर है, कभी गुस्सा तो कभी शांत हो जाता है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है इसके अंदर। ये कभी इम्पल्स रहता है तो कभी ये बहुत बुद्धि दिखाता है, कभी ये अच्छी बातें करता है तो कभी बुरी बात करता है। बड़ा अजीबो गरीब सटायरिकल कैरेक्टर है इसका भाई। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपने सेशन पूरा लिया, पूरा क्लास देखी। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और इसके अलावा आप जो एक अच्छा सा कमेंट भी करें कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसकी अगली क्लास पार्ट 2 और इसका जो क्वेश्चंस और वो सब बातें हैं, इसके नोट्स, वो सब आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। ऐप के लिए आप केटी सर इंग्लिश ऐप पे जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।